तो पाइथन स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइथन क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद उस पर हम लोग यहाँ पे पाइथन का कोड लिखेंगे। ठीक है, देखिए पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि पाइथन को जनरल पर्पस इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइथन का यूज करके आप कई तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन बना लिया, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपने वेब एप्लीकेशन बनाया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और आप गेमिंग एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज करके आप कई तरह के एप्लीकेशन बना पाए उसे हम लोग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पाइथन को कहा जाता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। अब पाइथन का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि पाइथन का जो सबसे ज्यादा स्कोप आपने देखा होगा कि आजकल पाइथन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, और पाइथन का बहुत ज्यादा स्कोप डेटा साइंस और एमएल में यूज हो रहा है। अब पाइथन का यूज इतना ज्यादा ट्रेंडिंग क्यों है और पाइथन का यूज इतना ज्यादा क्यों हो रहा है आजकल यहाँ पे, क्योंकि जैसे बाकी लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेज में आपको हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम लैंग्वेज जितनी भी है, जावा, सी प्लस प्लस है और डॉट नेट, पीएचपी, इन सब में क्या है कि जो भी आपको काम करना है उन सब के लिए कोड लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा क्या है कि जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे एक कैमरा ओपन करने का मॉड्यूल है, तो उसका कोड नहीं लिखना है आपको, उसको एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, लाइब्रेरी इंपोर्ट करिए और यूज करिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो हर चीज की लाइब्रेरी मिल जाती है बनी बनाई, तो उसको यूज करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचता है, बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड सबसे कम हो जाता है, और इसके बाद आप उसको जितना ज्यादा, जितने कम लाइन का कोड होता है उतना ज्यादा अच्छा कोड माना जाता है, और आपका बहुत ही ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट होता है कोड, इसलिए पाइथन इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में। ठीक है, तो पाइथन को कैसे यूज करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है पाइथन किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सभी लोग को? यस सर। ठीक है, आप देखिए गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको लिखना है python.org। python.org ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा python.org, एंटर किया और ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अबाउट है, अबाउट के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पे सबसे लेटेस्ट वर्जन जो होगा पाइथन का 3.11 जो लेटेस्ट वर्जन है वो सबसे ऊपर दिखाएगा। आप प्रीवियस वर्जन भी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जाके आप प्रीवियस वर्जन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का विंडोज 7 है या फिर विंडोज 10 से कम है, ठीक है, विंडोज 10 या 11 है वही पाइथन 3.11 करेंगे। जिन लोग का विंडोज 7 है वो लोग पाइथन का वर्जन 3.7 या 3.8 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3.8 के बाद जो 3.9 आया है, 3.10 आया, 3.11 आया है, ये सभी वर्जन आपके लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करेगा अगर विंडोज 7 है। ठीक है, क्योंकि विंडोज 7 में केवल पाइथन 3.8 तक ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, ये सिंगल क्लिक पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सिंगल क्लिक किया इस पर और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पाइथन हमने डाउनलोड कर रखा है तो इसे डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, और पाइथन को इंस्टॉल करने का बेसिक जैसे सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं सेम वही तरीका है, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं इंस्टॉल है, इसको पता करने के लिए आपको सिंपल से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट सभी को क्लियर है क्या होता है? इस अगर नहीं पता है तो देखिए क्या होता है। कमांड प्रॉम्प्ट एक टर्मिनल होता है जो सभी लोगों के सिस्टम में होता ही है। ठीक है, एक टर्मिनल होता है जो सभी लोग के सिस्टम में होता है, उस पर कुछ आपकी विंडोज की कमांड रन कराने के लिए उसका यूज होता है। अब आपको चेक करना है कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं, तो सिंपल आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, यहाँ पे लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट का शॉर्ट फॉर्म है CMD। एंटर करेंगे तो ये CMD ओपन होके आ जाएगा, जो भी आपका सिस्टम में जहाँ पे विंडोज इंस्टॉल होगा बाय डिफॉल्ट पाथ वहीं पे ओपन होके आता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल पाइथन, कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, केस सेंसिटिव नहीं होता है टर्मिनल। आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर पाइथन का वर्जन लिख के आ गया 3.11.1 लिख के आ गया और यहाँ पे 3 ग्रेटर देन का साइन आ गया, इसका मतलब पाइथन इस सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर लिख के आता है पाइथन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड नॉट फाउंड, तो इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है इसका मतलब पाइथन इंस्टॉल है। अब हम पाइथन में कोड लिख सकते हैं और उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाते हैं। सिंपल जब आपको पाइथन का कोड लिखना होगा, सिंपल आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। एकदम जीरो से बता रहे हैं पाइथन को ऐसे, पाइथन का कोड कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है और कैसे रन कराया जाता है, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना है IDLE। IDLE टाइप करिए या फिर आप सिंपल पाइथन ही टाइप कर दीजिए। ठीक है, पाइथन टाइप करेंगे तो देखिए आपको जो ऊपर लिखा है IDLE पाइथन और यहाँ पे ब्रैकेट में उसका वर्जन लिखा हुआ है। तो जो IDLE लिखा है इसको आपको ओपन करना है। अब IDLE होता क्या है, कुछ जगहों पे कुछ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में IDE लिखा मिलेगा और पाइथन में आपको IDLE लिखा मिलता है। इसका मतलब होता है, IDLE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में IDE लिखा होता है तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया और यहाँ पे लर्निंग इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो आईडी का मतलब होता है एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे हम लोग पाइथन के कोड को लिख पाए, लिख के रन करा पाए, उसका आउटपुट चेक कर पाए, उसे हम लोग आईडीई कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और बहुत ही बेसिक सा वर्ड है ये आईडीई या फिर आईडीएलई। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इसका काम क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड कहाँ पे लिख पाए और उसको रन करके उसका आउटपुट चेक कर पाए, उसे हम आईडीई कहते हैं। ठीक है, और इस पे क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको डायरेक्ट कोड यहाँ पे नहीं लिखना है। सिंपल आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए फाइल, फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक नई फाइल ओपन कर लेना है। अब इस फाइल को कोड लिखने से पहले फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए यहाँ फाइल में जाएंगे और सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे IDLE ओपन किया। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए सब लोग, स्टार्ट बटन पे गए, यहाँ पे लिखा पाइथन, सबसे ऊपर आ गया IDLE पाइथन, इसको ओपन किया और कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट कमांड है, या फिर फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, नई फाइल ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे कोड लिखेंगे। कोड लिखने से पहले आपको पता है कि कोई भी फाइल पे अगर आप काम करते हैं तो पहले उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे फाइल में जाके इसको सेव कर लिया। अब सेव करते समय यहाँ पे हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन जहाँ पर भी आपको सेव करना है, पाइथन प्रोग्राम नाम का फोल्डर बना लिया या कहीं भी सेव कर लिया। इसके बाद आपको फाइल का नाम देना है, हमने दे दिया program1.py। अब देखिए यहाँ पे .py क्या है, program1 तो नेम है, आप ये तो डायनेमिक नेम है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपने अगर 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा तो आपने add.py लिख दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम नेम क्या है कि चेंज हो सकता है, जिस चीज का आपने प्रोग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग नाम रख लीजिएगा। .py क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है। जैसे सभी फाइल का एक्सटेंशन होता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। जैसे नोटपैड का हो गया बाय डिफॉल्ट TXT, इमेज का एक्सटेंशन आपने देखा होगा .jpg .png, प्रोग्रामिंग में भी आपने देखा होगा .c होता है, .java होता है, पाइथन में होता है .py। ठीक है, पाइथन में क्या होता है .py एक्सटेंशन। ठीक है, और यहाँ पे जब भी आप आइडियली से ओपन करते हैं पाइथन, पाइथन का कोड हम लोग नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आइडियली से ओपन किया है तो यहाँ पे पाइथन फाइल सेलेक्ट है। देखिए पाइथन फाइल सेलेक्ट है, तो अगर .py नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन .py आपको लिखना है, क्योंकि लिखने से आदत बनी रहेगी। तो कभी किसी एडिटर पे न्यू फाइल बनाएंगे तो .py नाम से सेव .py वहाँ लिखना कंपलसरी होगा, इसीलिए इसको आदत में डालिएगा कि .py कंपलसरी है लिखना। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास एक एडिटर खुल के आ गया है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं। ये नोटपैड जैसा दिखता है लेकिन नोटपैड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर पाइथन का लोगो आपको दिखेगा, .py एक्सटेंशन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आपको अलग से ऑप्शन दिख रहे होंगे, रन का ऑप्शन, ऑप्शन विंडो, ये सब आपको नोटपैड में ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर रन पे क्लिक करते हैं, रन पे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पे जो रन मॉड्यूल है, रन मॉड्यूल, और यहाँ पे F5 भी लिखा हुआ है। ठीक है, रन मॉड्यूल F5 का मतलब है कि रन मॉड्यूल से आपका प्रोग्राम रन होगा, और F5 एक शॉर्टकट की है जिससे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रन मॉड्यूल करिए या F5 करिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आजकल सभी लोगों के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप आजकल बहुत कम ही लोग यूज करते होंगे, तो F5 डायरेक्ट प्रेस करने पे रन नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी हमने क्लिक किया इस पे, प्रोग्राम रन हो गया, कुछ भी लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। वापस आते हैं प्रोग्राम पे, F5 हमने प्रेस किया तो देखिए प्रोग्राम रन हो गया, कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट आपको F5 नहीं प्रेस करना है, सभी कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में एक FN बटन होती है। ठीक है,
F9 बटन प्रेस करके आपको तब F5 प्रेस करना है, तभी प्रोग्राम रन होगा। ये एक शॉर्टकट की है, F9 दबा के आप F5 प्रेस करिए, तब आपका प्रोग्राम रन होगा। डायरेक्ट F5 नहीं होगा। अगर कोई डेस्कटॉप यूज कर रहा है या फिर एक्सटर्नल कीबोर्ड लैपटॉप में यूज कर रहा है, उसके में काम करेगा। डायरेक्ट आप F5 प्रेस करेंगे, रन हो जाएगा। लेकिन आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको F9 दबा के F5 प्रेस करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ वॉल्यूम कम ज्यादा हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा हो, जो भी ऑप्शन होगा आपके लैपटॉप में वो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आते हैं प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पे। सबसे पहला देखिए, पाइथन का कोड सबसे इजी कोड कहा जाता है। पाइथन को एक बिगिनर लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि पाइथन का कोड और सिंटैक्स इतना इजी है। जब आप इजी से लेके हार्ड की ओर जाएंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो पाइथन में क्या है कि जब आप इजी कोड लिखेंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है अभी तक का जिसमें आपको कुछ इम्पोर्ट ना करना पड़े, या आपको कुछ क्लास ना बनाना पड़े, या आपको कुछ ऐसा काम ना करना पड़े। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन पाइथन क्या है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाइथन लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी हर चीज की बना दी गई है, और बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसी है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी है, जिसको आप यूज करने के लिए इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी बेसिक लाइब्रेरी है पाइथन के प्रोग्राम को रन कराने की, वो सभी इसमें इंपोर्ट कर दी गई है। हमें उसकी चिंता नहीं करना है। ठीक है, हमको डायरेक्ट यहाँ पे पहला प्रोग्राम क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो पाइथन को एक बिगिनर लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि पाइथन इंग्लिश के वर्ड को यूज करता है। जैसे कि अगर आपको बताया जाए स्कैन ऐप, स्कैन ऐप क्या होता है, स्कैन ऐप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का नहीं है तो स्कैन ऐप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे आपको एक वर्ड बताया system.out.println, इसका क्या मतलब है, कई लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर किसी से भी आप पूछिए जिसको थोड़ा बहुत भी पता है, इंग्लिश पता है, प्रिंट वर्ड, प्रिंट का मतलब क्या होता है, तो सब लोग बता देंगे कुछ प्रिंट करने का काम हो रहा है। तो पाइथन ने क्या किया है, सभी इंग्लिश वर्ड को यूज किया है, प्रिंट करने के लिए प्रिंट, इनपुट लेने के लिए इनपुट। इस तरह से पाइथन ने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड को यूज किया है कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रोग्राम है प्रिंट, हेलो वर्ड प्रिंट करने का। तो सिंपल, आपको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोड लगाया। डबल कोड का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम, कोई भी मैसेज अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको डबल कोड में लिखते हैं। और डबल कोड जब लगा देते हैं तो इसके अंदर हम कुछ भी लिखें, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड लिखा, अब इसके अंदर कुछ भी हमने टाइप कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर वो सारी चीजें इग्नोर करेगा, क्योंकि ये डबल कोट में है। ठीक है, डबल कोट में है तो इसलिए इग्नोर करेगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप डबल कोट लगा देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक मैसेज हो जाता है। अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो स्पेलिंग गलत लिखा है तो गलत स्पेलिंग जाएगा, सही मैसेज लिखा है तो सही जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैसेज की तरह काम करता है। अब आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, और रन पे क्लिक करने के बाद रन मॉड्यूल करना है। ठीक है, तो ये अभी फाइल में चेंज किया है तो सेव करने के लिए कह रहा है, ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड, और जो टाइप किया था वो सारी चीजें प्रिंट होके आ गई। ठीक है, ये हटा देते हैं जो लास्ट में हमने टाइप किया है। अब देखिए इसको रन किया तो देखिए हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, आपका आउटपुट ये वाले आईडी पे आएगा, और आपको जो कोड लिखेंगे वो इस पे लिखेंगे। ठीक है, फाइल में कोड लिखेंगे, आपको आउटपुट इस पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रोग्राम हमने देख लिया हेलो वर्ड प्रिंट करने का। हम आपके लिए एक नोट्स बना दे रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, क्लियर रहेगा। जब भी आप कोई प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑफिशियल ग्रुप में, जो भी आपका ऑफिशियल ग्रुप होगा उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए, पाइथन सेमी कॉलन, आपने सही कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि उसको पता कैसे चलेगा लाइन चेंज हो रहा है।
क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सेमी कॉलन लगा देते हैं तो लाइन चेंज हो जाता है, उसी से कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी है होता है वो आपका चेक कर लेता है कि लाइन चेंज हो रहा है। लेकिन पाइथन को कैसे पता चलता है लाइन चेंज हो रहा है? अगर हम यहीं पे लिखते हैं आगे स्पेस लगा के प्रिंट हेलो वर्ड, तो इसको कैसे पता चलेगा न्यू लाइन है ना? तो यहाँ पे पाइथन जो है इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? इंडेंटेशन से पहले ये समझ लीजिए कि पाइथन जो है वो सेमी कॉलन और कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करता है। सेमी कॉलन और कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करता है, कहीं भी आपको पाइथन में सेमी कॉलन और कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैक्सिमम टाइम कहीं आप सेमी कॉलन भूल जाते हैं, कहीं आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पाइथन ने हटा ही दिया कि ना सेमी कॉलन का ध्यान रखिए, ना आप कॉलन, ना आप सेमी कॉलन लगाइए, ना आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए, डायरेक्ट कोड लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि स्पेस, इंडेंटेशन का सिंपल मतलब होता है स्पेस। ये जो आप कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन प्रेस करके स्पेस यूज करते हैं, इसी से। तो अगर आपने स्पेस लगा के कुछ लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा है। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमने 2 बार प्रिंट हेलो लिख दिया तो ये 2 बार प्रिंट हेलो यहाँ पे लिख के आ गया। वही चीज अगर हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, अब रन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ गया, क्योंकि पाइथन जो है इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। इंडेंटेशन का सिंपल मतलब ये होता है स्पेस। जब आपको, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, सी वगैरह तो पढ़ा होगा कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपने देखा होगा इफ एल्स यूज किया होगा। इफ एल्स में आप जब लगाते हैं तो करली ब्रैकेट लगाते हैं, जहां पे आपने करली ब्रैकेट ओपन किया और जहां पे क्लोज किया, बस वहीं से पता चल जाता है यहाँ से यहाँ तक इसका ब्लॉक है। तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि किसका इफ का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? वो पाइथन को पता चलता है स्पेस से। ठीक है, स्पेस से पता चलेगा कि इफ का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है और एल्स का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, आपके स्पेस से पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लाइन चेंज एंटर करते हैं, एंटर से पता चल जाएगा उसको कि लाइन चेंज किया गया है। और यहाँ पे आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे स्पेस अपने आप आता है। अपने आप कैसे आता है? कि जब आप ब्लॉक बनाएंगे, जैसे इफ, अभी आगे इफ यूज करना बताएंगे आपको। जैसे इफ लिखा, हमने लिखा 4 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे कॉलन यूज होता है। आपको बताया था ना, सेमी कॉलन करली ब्रैकेट नहीं यूज होता है, कॉलन यूज होता है। तो एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे जब कॉलन नहीं लगा है तब एंटर कर रहे हैं तो हमारा कर्सर कहाँ गया? कर्सर को नोटिस करिए जो ब्लिंक कर रहा है। जब कॉलन नहीं लगाया तब एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आया कर्सर, और जब कॉलन लगा के एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आया अपने आप। अब देखिए एंटर कर रहे हैं अपने आप आएगा, क्योंकि ये इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें स्पेस से ही पता चलता है कि इसका ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है। फिर से देखिए, यहाँ पे बिना स्पेस के एंटर किया तो एकदम स्टार्टिंग आई के नीचे चला गया। अब यहाँ पे कॉलन लगा के एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे कोड आया है। ठीक है, यहाँ पे कर्सर आया है। तो अगर यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं हेलो, प्रिंट लिखते हैं हेलो, तो यहाँ पे आप अगर एंटर करेंगे तो फिर से कर्सर यहीं पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो भी ये समझेगा इफ के बॉडी में लिखा हुआ है। तो अगर अब हमें इफ के बॉडी में नहीं लिखना है तो एक बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ये डायरेक्ट स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी स्पेस से ही पता चलता है कि इफ की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है। तो पाइथन एक इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। लाइन चेंज और स्पेस से ही वो पता करता है कहाँ पे लाइन चेंज हुई है, कहाँ पे किसका ब्लॉक है। इसीलिए पाइथन को इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और इसको, इसमें कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। आप पाइथन का कोड लिखते रहेंगे, पाइथन का कोड रन कराते रहेंगे, अपने आप इसकी आदत बन जाएगी। ठीक है, इसमें कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी देखिएगा 2-4 प्रोग्राम करिए, आपको अपने आप ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल का काम क्या होता है। वेरिएबल का काम ये होता है, जैसे कि आपने आपके सिस्टम में मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में आपके सिस्टम में कहीं पे कुछ सारी चीजें स्टोर होगी, तभी तो कंप्यूटर समझ पाता है कि आप, हाँ, आप ये परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे हमने लिखा a = 10, a = 10 लिखा, तो यहाँ पे 10 कहीं स्टोर होगा, 1 और 0 का मतलब 10 है, ये कंप्यूटर को कहीं बताया गया होगा, तभी तो ये होगा ना। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल नेम होता है उस मेमोरी लोकेशन का जहाँ पे आपकी ये वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर होती है उसका नाम होता है वो ये। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन।
स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स नेम होता है मेमोरी लोकेशन का। अब एक चीज और देखिए, अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने देखा होगा वहां पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, इस तरह से लिखना पड़ता है इंट ए। अब इंट ए में आपने लिख दिया इंट ए, तो अब आप इसमें देखते होंगे इंटीजर टाइप का नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने 10.5 स्टोर कर दिया तो एरर आ जाएगी, अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दिया तो एरर आ जाएगी। लेकिन पाइथन में आपको ये इंट वगैरह, इंट फ्लोट वगैरह कैरेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिखिए ए इक्वल टू 10 और उसमें ए इक्वल टू 10.5, ए इक्वल टू आप कोई नाम स्टोर कर दीजिए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। स्टैटिक और डायनेमिक दो वर्ड होते हैं। स्टैटिक का मतलब बनी बनाई चीजें जो हम यूज कर रहे हो जिसको हम चेंज ना कर पाए। डायनेमिक का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई कंटेंट चेंज कर पाए, उसमें कोई एडिटिंग कर पाए, वो डायनेमिक होता है। जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि पाइथन पढ़ा दें, आपको पाइथन पढ़ा दें या फिर आपको जेंगो पढ़ा दें, तो हमारा डिसीजन डायनेमिक था। अगर आप जेंगो के लिए कहते तो जेंगो पढ़ा देते, अगर आपने पाइथन कहा तो पाइथन पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये डायनेमिक हुआ। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि हमने सोच रखा है पाइथन पढ़ाएंगे तो पाइथन ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप यहाँ पे पाइथन का जो है वो डायनेमिक है आपका। जैसे ही इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप है, तो वो डेटा टाइप आपने जिस तरह की वैल्यू स्टोर किया है उससे पता चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। इससे आपको जैसे ही आपने 10 स्टोर किया वो समझ जाएगा इंटीजर तरह का नंबर है तो इंटीजर उसमें स्टोर हो जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप असाइन कर देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। वेरिएबल में यहाँ पे अलग अलग कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। बी इज इक्वल टू हमने स्टोर कर दिया इसमें पाइथन वर्कशॉप, और सी इज इक्वल टू स्टोर कर दिया, यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया 12.55, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग वेरिएबल है। अगर इसको प्रिंट करना हो तो जब भी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ना कि आप डबल कोट लगा के लिखेंगे। डबल कोट में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो मैसेज है, ठीक है। डबल कोट में अगर कुछ लिखेंगे तो वो मैसेज माना जाएगा। इसीलिए जब भी आप कुछ लिखेंगे तो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट वेरिएबल नेम। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले 10 प्रिंट होके आया क्योंकि एक को प्रिंट किया गया, दूसरा प्रिंट होके आया पाइथन वर्कशॉप, तीसरा प्रिंट होके आया 12.55। इसमें कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है। डेटा टाइप जब आप वैल्यू को असाइन करते हैं तो वो वैल्यू देख के डेटा टाइप असाइन कर देता है कि अच्छा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइन कर दिया। इसमें देखा अच्छा फ्लोट वैल्यू है तो उसको फ्लोट डेटा टाइप असाइन कर दिया। अगर डेटा टाइप आपको चेक करना हो तो डेटा टाइप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में एक प्री डिफाइंड मेथड है। यहाँ पे अगर कोई चीज हैश लगा के लिखते हैं, पाइथन में अगर कोई चीज हैश लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कमेंट, ठीक है। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से अगर आप अपने लिए कुछ लिखते हैं तो वो कमेंट होता है। जैसे कि आपने एक नोट्स बनाया, बहुत ही प्रॉपर नोट्स बनाया, उसमें आपने अपने समझने के लिए कुछ एरो लगा के लिख लिया, कुछ पेंसिल से कुछ चीजें लिख दिया, आपने एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम में कोई ऐसा फंक्शन है जो आपको बहुत टफ लग रहा है तो उसको आपने उसी जगह पे पेंसिल से एरो लगा के लिख दिया। लेकिन आप जब कोड सिस्टम पे लिखेंगे तो वो जो पेंसिल से लिखा है वो नहीं लिखेंगे ना, तो वही आपको पेंसिल से जो लिखा हुआ होता है वो आपका कमेंट हो गया। तो हैश लगा के लिख रहे हैं कमेंट। कमेंट का मतलब अब इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर करेगा, इसको रन नहीं कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप एक प्री डिफाइंड मेथड है, इज यूज टू चेक डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना हो आपको टाइप मेथड यूज करना है। यहाँ पे टाइप मेथड यूज कर लिया हमने। अब देखिए नीचे सबका टाइप भी प्रिंट होके आएगा। ए का चेक कर लिया, बी का चेक कर लिया, सी का चेक कर लिया। अब रन करते हैं इसको। तो देखिए क्लास यहाँ पे पहले का बता रहा है इंट। इंट का मतलब क्योंकि यहाँ पे 10 स्टोर है तो यहाँ पे 10 का मतलब है इंटीजर नंबर। str बता रहा है, str का मतलब होता है स्ट्रिंग। यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर किया है डबल कोट के अंदर, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग वैल्यू है। 12.55 स्टोर किया मतलब ये फ्लोट वैल्यू है। पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल जब भी लगता है तो वो फ्लोट नंबर होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप पाइथन में भी होता है लेकिन पाइथन में आपको डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट पाइथन में वैल्यू स्टोर करेंगे, डेटा टाइप आपका इंटरप्रेटर असाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अगर आपको कुछ भी पूछना हो बीच में तो आप तुरंत चैट सेक्शन पे मैसेज कर दीजिएगा, बता देंगे, ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको एक ही लाइन में चीजें प्रिंट करना हो, जैसे कि यहाँ बहुत सारी लाइन नहीं लिखना है, A, B, C लिख दिया, तो फिर यहाँ पे तीनों प्रिंट होके आएगा। देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट होके आया, पाइथन वर्कशॉप प्रिंट होके आया, 12.55 प्रिंट होके आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई कोड लिखा और एक ही लाइन में आपको कई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, इस तरह से डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेरिएबल में, वेरिएबल टॉपिक में एक चीज और है कि जैसे आपको 4-5 वैल्यूज है, 4-5 वेरिएबल्स है ना, ABCDEFG है ना, तो चारों पांचों वैल्यू में एक सेम वेरिएबल आपको सेम वैल्यू स्टोर करना है। तो उसके लिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या लिखेंगे, A=10 लिखा, B=10 लिखा, C=10 लिखा, नहीं, इस तरह से नहीं लिखेंगे। सिंपल आप लिखेंगे A=B=C=D= और लास्ट में वैल्यू, जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू। इस प्रोग्राम को कहते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है, ऊपर लिख दे रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है कि बहुत सारे वेरिएबल में सेम वैल्यू स्टोर करना है। तो सिंपल आपने स्टोर किया, आप किसी को भी प्रिंट करिए, किसी को भी प्रिंट करिए, यहाँ पे देखिए 10 प्रिंट होके आया, A को प्रिंट किया तो 10 प्रिंट होके आया, B को प्रिंट किया तो भी 10 प्रिंट होके आएगा। ठीक है, चारों को एक साथ प्रिंट कर लेते हैं, A, B, C, D। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चारों की वैल्यू 10 प्रिंट होके आ रही है, तो एक लाइन में असाइन कर सकते हैं। मतलब कि पाइथन का कोड एक तो वैसे ही कम लाइन का होता है, और कम लाइन का लिखने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है कि पाइथन के कोड को और कम लाइन का लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कि एक और इसी से रिलेटेड प्रोग्राम है, मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू। अब देखिए वेरिएबल भी बहुत सारे हैं आपके पास, वैल्यू भी बहुत सारी है, जैसे ABCD 4 वेरिएबल हो गए, अब 4 वैल्यू भी है 10, 20, 30, 40। तो भी आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है कि A=10, B=20, नहीं, यहाँ पे लिखा A, B, C, D। अब की बार कॉमा लगाना है, इक्वल टू नहीं लिखना है, इक्वल टू, एक इक्वल टू लगेगा 10, 20, 30, 40। लेकिन इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब 4 वेरिएबल आपने डिफाइन किया है तो 4 वैल्यू इधर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर 4 वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इधर आपने 3 वैल्यू दे दिया या 5 वैल्यू दे दिया, तो ये एरर आ जाए। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर आप केवल इतना देखें, इतना पार्ट देखें, तो ऐसा लग रहा है D=10 लिखा है, तो क्या D में 10 स्टोर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, D में 10 स्टोर नहीं होगा। पहले वेरिएबल में पहली वैल्यू स्टोर होगी, मतलब A में 10 है, A में जाएगा, 20 है B में जाएगा, 30 है C में जाएगा, 40 है D में जाएगा, इस तरह से जाएगा। ऐसा नहीं कि D में 10 चला जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए 10, 20, 30, 40 प्रिंट होके आ रहा है। अगर कोई वैल्यू सिंपल प्रिंट करते हैं C को, C की वैल्यू 30 आनी चाहिए, तो देखिए 30 आ रही है। D की वैल्यू भी चेक करा देते हैं, 40 आनी चाहिए, तो देखिए 40 आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेटा टाइप कितने तरह का होता है और डेटा टाइप का यूज क्या होता है पाइथन में। ठीक है, यहाँ पे पाइथन में डेटा टाइप, जो मेजर डेटा टाइप है वो यहाँ पे एक एक करके डेटा टाइप बता रहे हैं। पहला डेटा टाइप है नंबर। नंबर बहुत ही सिंपल डेटा टाइप है, आप इसमें केवल यहाँ पे नंबर कितने तरह के होते हैं पाइथन में, नंबर यहाँ पे टोटल 3 तरह के होते हैं, एक इंटीजर, दूसरा फ्लोट, तीसरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। देखिए, अब कॉम्प्लेक्स फ्लोट नंबर होता क्या है, इंटीजर नंबर तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे कोई 10 स्टोर कर दिया या -10 स्टोर कर दिया, कोई भी माइनस में और या पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं लगा है वो सभी आपका इंटीजर नंबर में आएगा। फ्लोट में आएगा अगर डेसिमल जीरो भी है तो भी फ्लोट में आ जाएगा। C=, किसी नंबर के बाद अगर J लगा, किसी भी नंबर के बाद J लगा है तो उसके लिए क्या होगा, फ्लोट कॉम्प्लेक्स में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए J का मतलब क्या होता है, ये दो नंबर आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए इसका डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। तो यहाँ पे अब जे का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जे का मतलब है, अगर आप लोगों ने क्लास 11th 12th में आपने मैथ्स पढ़ा होगा, अगर मैथ्स लिया होगा आप लोगों ने, तो आपने उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, है ना। एक डिफरेंशिएशन का पढ़ा होगा, एक इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा कि एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है जब भी रिजल्ट आता है उसमें, तो इसके बाद लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है ना। आप सी, कोई सी लिखता है, कोई ए बी सी डी अलग अलग वह नाम यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होती है, तो वो नाम यहाँ पे जे दे दिया गया है। अगर आप इंटीग्रेशन का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तब फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इंटीग्रेशन का प्रोग्राम बनाएंगे तब फिर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप है इसमें स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन ए वर्ड। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन ए कोट, डबल कोट हो या सिंगल कोट हो, पाइथन में डबल कोट सिंगल कोट का मतलब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आउटपुट में, कोई भी आपका, आप प्रोग्रामिंग में लॉजिकल में चेंज नहीं आएगा, आप कोई भी कोट यूज करिए। अब यहाँ पे हमने एक n1 नाम का वेरिएबल लिया, इसमें लिख दिया वर्कशॉप, वर्कशॉप लिख दिया। अब वर्कशॉप यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करें तो यहाँ पे टाइप लिखेंगे और यहाँ पे n1 लिख देंगे, इसका आउटपुट देखिए str आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब भी आप सिंगल कोट, एक बार सिंगल कोट में भी लिख के दिखा देते हैं आपको, सिंगल कोट में लिख दिया तो भी आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, स्ट्रिंग बताएगा। यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप कोई नहीं होता है, जैसे आपने सी में पढ़ा होगा कैरेक्टर डेटा टाइप, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होता है। यहाँ पे सिंगल कोट और डबल कोट सबका मतलब एक स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। पूरा स्ट्रिंग होगा, चाहे इसके अंदर केवल एक डब्ल्यू ही क्यों ना हो। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में यहाँ पे सीक्वेंस वर्ड यूज किया गया है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज अगर सीक्वेंस में लिखी हो तो उसका इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में आप मैसेज करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अब सीक्वेंस का मतलब होता है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का मतलब है कि अगर आपको पूरे इस सीक्वेंस में से कोई एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, या फिर आपको कोई एक वर्ड प्रिंट करना है, या फिर कुछ पार्ट प्रिंट करना है, उसके लिए इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है वर्कशॉप, तो वर्कशॉप का जो इंडेक्स होता है, जब भी इंडेक्सिंग की बात आएगी तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 1 के गैप पे ही आगे बढ़ता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा मतलब डब्ल्यू का इंडेक्स हो गया 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स हो गया इसका 7 तक हो गया। अगर आपको प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट में लिख दिया n1, तो n1 में तो पूरा पूरा स्ट्रिंग स्टोर है, तो पूरा पूरा स्ट्रिंग वर्कशॉप प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्कशॉप का केवल w चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, सिंपल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और 0 लिख दिया। तो जैसा आपको यहाँ पे बताया है कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 0 पे क्या है, 0 पे यहाँ पे w है, तो आपको यहाँ पे w केवल प्रिंट होके मिलेगा, देखिए यहाँ पे केवल w प्रिंट होके मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू प्रिंट होके मिला है, इसका मतलब जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो इंडेक्सिंग में जो आपने इंडेक्स दिया होगा वो इंडेक्स प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अब जैसे आपको प्रिंट करना है, इसमें देखिए एक चीज और आपको नई चीज बताएं इसमें, कि इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी होता है, बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है ये चीज। रिवर्स इंडेक्सिंग भी पाइथन में होता है। जैसे आपको पी प्रिंट करना है, मान लिया आपको पी प्रिंट करना है, तो बाकी लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे स्ट्रिंग की, इसके बाद लास्ट लेंथ -1 करके उस इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। लेकिन आपको इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप -1 लिखेंगे। अब -1 का मतलब क्या है पहले समझिए। जब आप फॉरवर्ड में इंडेक्सिंग देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, ठीक है। और जब भी आप रिवर्स में इंडेक्सिंग देखेंगे तो लास्ट कैरेक्टर जो होगा, चाहे वो पूरा पैराग्राफ हो, चाहे एक लाइन का सेंटेंस हो, चाहे एक वर्ड हो, लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो 0, वो -1 होगा, ठीक है।
वो -1 होगा, -1 से ही रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने लिखा -1 का मतलब पी प्रिंट होके आना चाहिए, स्मॉल पी प्रिंट होके आना चाहिए। देखिए यहाँ पे नीचे पी प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे -2 कर दिया या फिर -3 कर दिया तो क्या प्रिंट होके आएगा, -3 पे क्या प्रिंट होके आएगा, -3 पे क्या प्रिंट होके आएगा, कोई बताएगा? देखिए -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, -3 ये हो गया, तो 3 पे क्या आया, एच आया, तो एच प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, तो एच, देखिए एच सही आंसर है, ऋषभ सही आंसर है, निवेदिता सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए लास्ट आंसर एच आ रहा है, इसका मतलब सही आंसर है आप लोग का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप है इसमें स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया लिस्ट। देखिए लिस्ट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर अभी तक क्या कर रहे थे, एक यहाँ पे लिखा वर्कशॉप लिखा है। ठीक है, और अगर वर्कशॉप के बाद फिर से यहाँ पे N1 इक्वल टू हमने लिख दिया, हेलो, तो फिर यहाँ पे अब N1 में वर्कशॉप नहीं बचा। अब अगर वर्कशॉप को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो नहीं प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि N1 में रिप्लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको रन किया तो हेलो प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे अभी तक, नंबर और स्ट्रिंग में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू अगर स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप यूज करना होता है। लिस्ट डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर लिख दिया 12, 13, 14, 16। और ये डायनेमिक, जैसे आपको हमने बताया कि डायनेमिक लैंग्वेज है पाइथन, तो यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ वर्कशॉप स्टोर कर दिया, यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया पाइथन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप एक एरे नहीं है, ये एरे मत समझिएगा, अगर किसी को प्रोग्रामिंग आती है तो एरे नहीं है, ये लिस्ट है। लिस्ट में आप किसी भी तरह का अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है, लास्ट में कुछ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया है। अगर कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका डेटा टाइप चेक कराते हैं आपको। टाइप यहाँ पे N1 हो गया, तो देखिए क्लास बता रहा है लिस्ट, इसका मतलब ये डेटा टाइप है लिस्ट। और प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे लिखना होता है N1, और यहाँ पे रन किया तो देखिए लिस्ट, पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप का काम ये होता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करना, और उसको यहाँ पे अलग अलग तरीके देता है एक्सेस करने के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जैसे कि जब भी कोई चीज स्टोर हो रही है तो उसमें यहाँ पे देखिए ये एक एलिमेंट हो गया, इसके आगे दूसरा एलिमेंट हो गया, इसके आगे तीसरा एलिमेंट हो गया, तो एक के बाद एक एलिमेंट हो स्टोर हो रहा है, इसका मतलब इसका भी इंडेक्स है। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्स था, सेम वही इंडेक्स यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं 0 तो क्या प्रिंट होके आएगा, 12 प्रिंट होके आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 12 प्रिंट होके आया। ठीक है, अगर कर देते हैं -1 तो -1 पे क्या है, 12.55, तो 12.55 प्रिंट होके आना चाहिए। अगर कर देते हैं यहाँ पे -3 तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए, वर्कशॉप। देखिए यहाँ पे वर्कशॉप प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, -3 पे क्या प्रिंट होके आएगा, वर्कशॉप। ठीक है, अब लिस्ट है तो जैसे आपने अगर लिस्ट एक बार डिफाइन कर दिया है, ठीक है, एक बार लिस्ट डिफाइन कर दिया है, तो अगर आपको कोई लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे तरीका है। ठीक है, उसके लिए भी तरीका है। जैसे आपने यहाँ पे कोई लिस्ट में एलिमेंट डिफाइन कर दिया, इसी लिस्ट को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, इस लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं, पहले प्रिंट करेंगे, पहले यहाँ पे N1 को प्रिंट किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक
इसका मेथड है अपेंड। अपेंड मेथड का काम क्या होता है कि यहाँ पे जैसे n1 डॉट अपेंड लिखा और अपेंड में हमने लिख दिया 500 और फिर अब लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे दो लिस्ट प्रिंट होके आएगी, एक ऐड करने से पहले, एक ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए पहले जो प्रिंट होके आया लिस्ट उसमें 500 नहीं है, लास्ट वाले लिस्ट में देखिए दूसरे लिस्ट में 500 प्रिंट होके आया। तो अपेंड मेथड का बस बेसिकली काम यही है कि लिस्ट के एंड में कोई भी आपको एलिमेंट को ऐड कर देना। ठीक है, अपेंड मेथड क्या करेगा, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर देगा। ठीक है, अब अगर मान लिया कि अभी यहाँ पे एक आपके पास लिमिटेशन भी आ गई कि हम यहाँ पे लास्ट में ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, हमें अगर मान लिया स्टार्टिंग में ऐड करना है तब कैसे करेंगे, बीच में कहीं ऐड करना है तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक आपको एक दूसरा मेथड मिलेगा इंसर्ट। इंसर्ट मेथड को आपको इंसर्ट मेथड के बारे में पहले समझ लीजिए। इंसर्ट मेथड क्या करता है कि आपसे पूछेगा कि आप किस इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हैं। आपको इंडेक्स पता होना चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे आपको ऐड करना है। ठीक है, और दूसरा आपको आप तो वैल्यू बताएंगे ही, तो इसमें दो पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर है इंडेक्स, दूसरा पैरामीटर है यहाँ पे वैल्यू। तो इंडेक्स आपको बताना है, तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड करना है तो स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है, 0 है। यहाँ इंडेक्स कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया 0। 0 का मतलब 0 इंडेक्स पे ऐड करिए, 500 को ऐड करके दिखाइए। अब रन करते हैं, तो रन किया तो देखिए अभी यहाँ पे 0 इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, इंडेक्स नहीं होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे 500 को ऐड कर दिया और इसमें ऐसा नहीं है कि आपका 12 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। 12 रिप्लेस नहीं होगा, 12 भी होगा, बस 12 का इंडेक्स चेंज हो जाएगा, 0 के बजाय 1 हो जाएगा। तो अब देखिए पहले वाली जो लिस्ट थी उसमें 12 0 इंडेक्स पे था, ऐड होने के बाद जो 500 ऐड हुआ वो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ गया और लास्ट के जितने भी हैं एलिमेंट वो आपके सेफ हैं, कोई एलिमेंट रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं एलिमेंट को ऐड करने के लिए लिस्ट में। तो आप यहाँ पे इन दोनों मेथड का अपेंड और इंसर्ट का यूज करके लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मान लिया आपको कोई एलिमेंट रिप्लेस करना है, रिप्लेस का मतलब ये होता है कि आपको अगर एलिमेंट कोई डिलीट करके दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पे रखना है तो भी आप कर सकते हैं, बस उसका इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। तो जैसे n1 लिखा, -1 दे दिया, -1 पे कौन सा इंडेक्स आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी, -1 पे यहाँ पे हम जो भी वैल्यू है उसको हटा के हम रखना चाहते हैं हेलो। ठीक है, -1 पे कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी, 12.55 करेक्ट आंसर है निविदा। देखिए यहाँ पे सही आंसर देखिए, -1 का मतलब है कि लास्ट इंडेक्स है ना, लास्ट एलिमेंट एकदम रिवर्स में स्टार्ट करता है, तो 12.55 आया। तो 12.55 इंडेक्स पे, जहाँ -1 12.55 इंडेक्स पे हमने न्यू वैल्यू स्टोर कर दिया जिस जो है हेलो, सेव किया। अब देखिए पुरानी वाली लिस्ट में हेलो 12.55 दिख रहा है, नई वाली लिस्ट में हेलो दिख रहा है। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है, अपेंड और इंसर्ट के केस में एलिमेंट न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा था। ठीक है, तो एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपके पास दो मेथड है, अगर एंड में ऐड करना है तो अपेंड मेथड, अगर आपको कहीं बीच में ऐड करना हो तो इंसर्ट मेथड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो हो गया एलिमेंट को ऐड करने का तरीका। अगर एलिमेंट को डिलीट करना हो, तो अगर आपको लास्ट एलिमेंट डिलीट करना हो तो सिंपल यहाँ पे पॉप मेथड है, पॉप मेथड है और पॉप मेथड का यूज करके आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। देखिए दो लिस्ट प्रिंट करेंगे, डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद। अब देखिए n1 डॉट पॉप लिखा, तो पॉप का मतलब ये होता है कि लास्ट एलिमेंट, लास्ट में जो एलिमेंट होगा वही डिलीट होगा और कोई एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। देखिए 12.55 था लिस्ट में, जो फाइनल लिस्ट है उसमें से गायब हो गया है। ठीक है, अगर दो बार इसी लाइन को लिख देते हैं तो क्या होगा, तो एक एलिमेंट लास्ट का और डिलीट कर देगा। ये दो बार पॉप लिख दिया तो यहाँ पे 12.55 फिर पाइथन, दो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, वर्कशॉप तक बचेगा। ठीक है, देखिए ये लास्ट के दो एलिमेंट है, दोनों डिलीट हो गया क्योंकि दो बार लिख दिया था। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला मेथड है डिलीट करने का, पॉप मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है डिलीट करने का, कि लास्ट एलिमेंट ही तो डिलीट नहीं करना है, तो यहाँ पे कोई बीच का एलिमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए रिमूव, नाम से ही क्लियर हो रहा है रिमूव, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया रिमूव, और रिमूव में आपको वैल्यू बताना है, जैसे दे दिया 16 दे दिया, तो यहाँ पे रन किया तो देखिए इसमें पहली वाली लिस्ट में 16 है, 15 के बाद देखिए 16 है, इस लिस्ट में 15 के बाद वर्कशॉप आ गया। मतलब कोई भी आप एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं उसके नाम से। 16 को डिलीट करना था, रिमूव 16 कर दिया, तो यहाँ पे 16 वाला रिमूव हो गया। तो बहुत ही आसानी से इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करने के लिए आप डायरेक्ट उसका इंडेक्स लिख दीजिए, पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला डेटा टाइप है इसमें टपल। अब देखिए टपल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। टपल डेटा टाइप में ये होता है कि आपने अभी इसमें देखा, टपल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेटा टाइप होता है। स्ट्रिक्ट डेटा टाइप का मतलब आप नाम से क्लियर हो रहा होगा कि स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट का मतलब कोई एलिमेंट आप उसमें ना तो ऐड कर पाए ना ही रिमूव कर पाए। ठीक है, तो टपल में क्या होता है कि आपने एक बार जो स्टोर कर दिया वो कर दिया, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और टपल का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है लिस्ट से। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, लिस्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, बस। बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा सिंटैक्स में। यहाँ पे अब आपको टाइप चेक कराते हैं टपल का, N1। अब इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे क्लास टपल बता रहा है। ठीक है, प्रिंट करने में भी कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रिंट N1 लिखेंगे, टपल के एलिमेंट प्रिंट होके आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे टपल डेटा टाइप बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। अगर आप कुछ ऐसा रखना चाहते हैं, जैसे कि टपल डेटा टाइप का काम होता है कि स्टूडेंट्स के, जैसे आपका कॉलेज है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता होगा, है ना। तो वहाँ पे जो आपका रोल नंबर है, आपका कोई यूनिवर्सिटी से हो या कोई आपका मेन कॉलेज हो, तब भी आपको रोल नंबर मिलेगा सबको। अब सभी बच्चों का रोल नंबर स्टोर करना है, कि मान लीजिए कोई ग्लिच की वजह से या कोई उसमें छेड़खानी करना चाहे भी उस डेटा में ना कर पाए, उसके लिए टपल डेटा टाइप यूज कर लिया कि टपल डेटा टाइप में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो उसमें सारे स्टूडेंट के रोल नंबर उठा के स्टोर कर दिया। ठीक है, ताकि इसको कोई चेंज ना कर पाए, है ना। तो उसके लिए टपल डेटा टाइप यूज होता है। तो टपल डेटा टाइप में ना तो आप कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं ना ही रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि टपल में आपको कहीं कहीं, अभी आप गूगल पे सर्च करिए तो टपल में आपको एलिमेंट हाउ टू ऐड एलिमेंट इन टपल, तो फिर आपको मिलेगा, प्रोग्राम मिलेगा उसका। लेकिन टपल का एलिमेंट, टपल में एलिमेंट नहीं ऐड होता है, उसमें दो टपल ऐड होता है। ठीक है, आप देखेंगे वहां पे इस तरह से बताया जाएगा कि जैसे एक टपल ये है, एक N1 हो गया टपल, दूसरा टपल हो गया N2। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, मान लिया इसमें स्टोर है 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 स्टोर है। तो अगर आप कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, टपल को अगर सिंगल एलिमेंट में डिक्लेयर करना है तो कॉमा लगेगा। ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये आपका इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। अगर N2 का डेटा टाइप चेक करिए, यहाँ पे टाइप चेक किया N2, तो इसका डेटा टाइप जो है ये इंटीजर बता रहा है। इंटीजर क्यों बता रहा है? क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट से वो पहचान नहीं पाएगा कि आपका टपल है या फिर इंटीजर है। तो आप इसमें क्या करिए, सिंपल एक कॉमा लगा दीजिए, और कोई चेंज नहीं किया है, बस एक कॉमा लगा दिया है, रन किया तो यहाँ पे देखिए टपल डेटा टाइप आ गया। ठीक है, तो अगर सिंगल एलिमेंट एक टपल बनाना हो तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं, टपल में कॉमा लगा के। ठीक है, अब देखिए बाकी यहाँ पे आपको प्रोग्राम मिलेगा, उसमें क्या करेंगे, N1 लिखा प्लस N2 लिख दिया। अब डेटा टाइप जब सेम है तो दो टपल ऐड हो सकते हैं, और दो दो टपल में कोई लॉजिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है कि किसी वैल्यू को ऐड करेगा। एक टपल के एलिमेंट जहाँ पे फिनिश हुआ है उसी के आगे दूसरा एलिमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा दूसरे टपल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा टपल प्रिंट हो गया है, लास्ट में देखिए 100 भी प्रिंट होके आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने टपल में एलिमेंट को ऐड कर दिया, है ना, टपल में नया एलिमेंट ऐड कर दिया, लेकिन नया टपल में एलिमेंट नहीं ऐड हुआ, दो टपल आपस में ऐड हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। इस प्रोग्राम में आपको दो चीजें मिलेंगी, सिंगल एलिमेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं टपल में, और दो टपल को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? आगे बताएं। अब देखिए, अब आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे अभी आपको आज कैप्चा जनरेट करना सिखाएंगे कि कैप्चा जनरेट कैसे करते हैं। आपको लगता होगा कैप्चा वगैरह जनरेट करना बहुत ही कोई बड़ा काम है ना? कैप्चा जनरेट करना, या फिर आपको क्यूआर कोड जनरेट करना बताएंगे। क्यूआर कोड जनरेट करना कोई बहुत बड़ा काम है? तो ये सब चीजें आपको बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम में, 2-4 लाइन के प्रोग्राम में आपको भी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे एक और डेटा टाइप है यहाँ पे सेट। सेट डेटा टाइप में क्या होता है कि यहाँ पे सेट डेटा टाइप ये गेम डेवलपमेंट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। जब आप पाइथन में गेम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सेट डेटा टाइप यूज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेट में क्या होता है, ये तो एक पहला, इसमें दो फीचर होते हैं। पहला, ये तो यूनिक एलिमेंट को ही रखता है। अगर मान लिया यहाँ पे 2 बार 12 है, ठीक है, 12 2 बार है, तो ये एक ही 12 को प्रिंट करेगा। जैसे N1 को हमने यहाँ पे रन किया तो देखिए यहाँ पे 2 12 प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। यहाँ पे होगा करली ब्रैकेट। टपल का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में स्मॉल ब्रैकेट, सेट में करली ब्रैकेट। ठीक है, तीनों का बस सिंटैक्स यहाँ पे ब्रैकेट से ही चेंज होता है। अब इसको रन किया तो देखिए पूरे में आपको 12 केवल एक ही मिलेगा। ये 12 एक है, बाकी कहीं 12 नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट को ही रखता है और जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे उन सभी को रिमूव कर देगा। दूसरा इसका फीचर ये होता है, क्योंकि गेम डेवलपमेंट के लिए क्यों यूज होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके इंडेक्स फिक्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 12 यहाँ पे है तो 12 यहीं पर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 12 यहाँ आएगा। वर्कशॉप यहाँ है तो वर्कशॉप इसी इंडेक्स पे आएगा। ये चेंज होता रहता है। तो जैसे आपने एक स्नेक वाला गेम बनाया तो स्नेक में क्या होता है कि आपको एक पॉइंट आता है, वो चारा खिलाने के लिए ले जाना होता है उस जगह पे, तो वो रैंडम ही तो आता है। वो आपको कहीं फिक्स नहीं होता है कि यहाँ पे है अगली बार आगे आएगा। तो ये इन सब कामों के लिए यूज होता है, रैंडम चीजों के लिए। अब देखिए 12 यहाँ पे आया, 13 यहाँ पे आया। पाइथन पहले आ रहा है, लेकिन पाइथन पहले नहीं है, वर्कशॉप पहले है। इसमें देखिए वर्कशॉप तो एकदम लास्ट में आ रहा है। तो ये हर बार चेंज करता रहता है इंडेक्स अपना। देखिए आपकी पाइथन और वर्कशॉप एकदम पहले आ गया, है ना? अब इसको रन किया तो देखिए आपकी पाइथन पहले आ गया, वर्कशॉप यहाँ है ना? आप इसको जितनी बार रन करके देखेंगे, हर बार इसमें आपको कहीं ना कोई चेंज मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें रैंडम चीजें होती है, इनबिल्ट होता है। इसीलिए इसमें क्या क्या करते हैं कि आपका जो पाइथन है, पाइथन में जो सेट डेटा टाइप है वो गेम डेवलपमेंट के लिए ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो रैंडम चीजें जनरेट करके दे देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया सेट डेटा टाइप। अब सेट डेटा टाइप का यहाँ पे आपको प्रोग्राम भी दे दे रहे हैं इसमें, और इसके साथ साथ उसका आउटपुट भी दे रहे हैं, ताकि आपको आउटपुट चेक कर पाए कि कहाँ से कहाँ तक किस तरह से एलिमेंट अलग अलग प्रिंट होके आ रहा है। कोई एलिमेंट कोई जरूरी नहीं है कि लाइन वाइज ही प्रिंट होके आएगा। लेकिन टपल एक चीज और है कि टपल फ्लेक्सिबल है, लिस्ट की तरह बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। इसमें आपका ऐड फंक्शन काम करेगा, रिमूव फंक्शन काम करेगा। मतलब आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, सिंपल आप यहाँ पे एक बार N1 लिखा, डॉट ऐड लिखा, और ऐड हमने कर दिया 100 को, और यहाँ पे प्रिंट किया N1 को वापस। तो यहाँ पे देखिए 100 ऐड हो गया। कहाँ पे ऐड होगा ये नहीं पता है। ठीक है, कहाँ ऐड होगा, लेकिन आपको टपल में दिखेगा जरूर। देखिए यहाँ पे 100 अभी तो बार बार स्टार्टिंग में आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार्टिंग में ही आएगा, ये कहीं भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपकी देखिए आपकी स्टार्टिंग में नहीं आया, आपकी वर्कशॉप यहाँ पे स्टार्टिंग में आया। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है, इससे आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे रिमूव करना है तो यहाँ पे लिखा N1 डॉट रिमूव, और रिमूव कर दिया हमने, 16 को रिमूव कर दिया। तो देखिए ये रिमूव भी करेगा। देखिए दूसरे वाले में 16 आपको नहीं मिलेगा, इसमें देखिए 16 कहीं नहीं है, ऊपर वाले में 16 मिलेगा, ये है। ठीक है, इसमें देखिए 16 नहीं मिलेगा। तो ये इसका इंडेक्स तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है
कि आपका ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आप एलिमेंट को ऐड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐड रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे और कुछ चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि लूप। आपने देखा होगा कि लूप के प्रोग्राम आपको बहुत ही, कई जगहों पे आपको पैटर्न वगैरह के प्रोग्राम बहुत टफ लगते होंगे, है ना। तो देखिए पाइथन में इतना इजी तरीके से आपको पैटर्न बनाना सिखाएंगे और लूप को यूज करना सिखाएंगे कि अभी एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लूप यहाँ पे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब में लूप होते हैं, फॉर वाइल, वैसे यहाँ भी है फॉर वाइल। ठीक है, डू वाइल यहाँ पे नहीं होता है, फॉर वाइल, यही दो लूप होते हैं पाइथन में। तो फॉर लूप को यूज करने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल है, सिंपल लिखना है फॉर। आपको एक प्रोग्राम है, यहाँ पे प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये प्रोग्राम है, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो आपको लिखना है फॉर आई इन, आप समझिए फॉर क्या होता है। फॉर यहाँ पे एक प्री डिफाइंड वर्ड है, जिससे पता चलेगा कि हाँ आप फॉर लूप यूज करना चाहते हैं। आई एक यहाँ पे वेरिएबल है, कोई भी नाम का ले सकते हैं, आई जे के ए बी सी डी, कोई भी नाम का ले सकते हैं। इस वेरिएबल का काम ये होगा कि आपका जो नंबर जनरेट होकर आएगा 1 से 10 तक या 10 से 1 तक, कुछ भी नंबर जनरेट होकर आएगा वो इसमें स्टोर होता रहे, ताकि आप अगर नंबर को यूज करना चाहें तो आई का यूज करके आप नंबर को यूज कर पाए। इनका मतलब है कि जो रेंज फंक्शन नंबर जनरेट करेगा वो आपका स्टोर करता रहेगा आई में। ठीक है, बार बार वो आई को देता रहेगा नंबर। रेंज एक प्री डिफाइंड मेथड है जो कि आपका नंबर का लिमिट लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और गैप। यहाँ पे 3 चीजें होती है, यहाँ पे n1 n2 n3। इन तीनों के बारे में लिख देते हैं पहले ऊपर ही। यहाँ पे n1 का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू, n2 का मतलब है एंडिंग वैल्यू और n3 का मतलब है गैप। अब जो एंडिंग वैल्यू होता है, ठीक है, जो एंडिंग वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, उसमें वो एक कम चलता है हमेशा, जितना आप देंगे उससे एक कम चलेगा। ठीक है, तब इसका यूज देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और इसके आगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, सबकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, एंडिंग वैल्यू की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कोई होती नहीं है, और यहाँ पे गैप की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपने वैल्यू नहीं दिया है तो क्या यूज होगा। ठीक है, वैल्यू नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेगा। अब हमारे पास नंबर क्या है, 1 से प्रिंट करना है, 10 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ 11 लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने आपने अभी ऊपर देखा कि -1, -1 का मतलब कि ये एक कम चलता है। जब भी आप अगर 10 देंगे तो 9 तक चलेगा, 11 देंगे तो 10 तक चलेगा। इसके बाद तीसरी वैल्यू है गैप की। अब देखिए गैप की वैल्यू के बारे में हमने बताया कि यहाँ पे गैप लिखा है, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, और 1 का गैप अगर हमें चाहिए तो अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। वैसे एक बार लिख के दिखा देते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लगेगा कॉलन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कॉलन लगेगा। कॉलन से ही पता चलेगा फॉर की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलन लगा के एंटर किया, अपने आप ये थोड़ा सा स्पेस लेके आएगा। अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने आई को। ठीक है, आई को प्रिंट कर दिया, क्योंकि आई में ही जो भी हम चेंज करेंगे, जो भी वैल्यू फॉर लूप जनरेट करके देगा वो आई में स्टोर होगा। और ये वेरिएबल अगर आपने आई रखा है तो यहाँ आई लिखेंगे, अगर जे रखा है तो जे रखेंगे, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते। अब देखिए 1 से 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया, क्या 11 नहीं प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ 11 लिखा है तो एक कम चलेगा। अब आपको यहाँ पे इसको हटा के दिखा देते हैं, ये देखिए तब भी सेम आउटपुट आ रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, कि अगर इसमें कहीं भी फॉर लूप में डाउट हो, कोई भी वैल्यू में, स्टार्टिंग एंडिंग किसी भी वैल्यू में डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक आंसर करिए आप लोग, अगर यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, केवल एक वैल्यू लिखा, तो पहले आपको बता दें कि अगर कभी सिंगल वैल्यू लिखी होती है फॉर लूप में, ठीक है, कभी भी अगर आपको सिंगल वैल्यू मिले तो सिंगल वैल्यू का मतलब ये होता है कि एंडिंग वैल्यू लिखी है, क्योंकि एंडिंग वैल्यू ही कंसीडर करेगा। स्टार्टिंग वैल्यू की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो यूज कर लेगा, एंडिंग वैल्यू जो लिखी है वो एंडिंग वैल्यू मान लेगा, गैप बाय डिफॉल्ट 1 का ले लेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए ये नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होके आएगा।
आप लोग को आंसर करना है कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया है, 11 दिया है, तो नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होके आएगा। सही आंसर है ऋषभ। प्रांजल आपका भी आंसर सही है। ठीक है, देखिए ये 0 से स्टार्ट करेगा और 10 तक जाएगा। देखिए 0 से स्टार्ट किया इसने, 10 तक गया। ठीक है, क्योंकि आपको बताया ना कि बाई डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, n1 की एंडिंग वैल्यू बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। अगर हमने यहाँ पे दे दिया 1 तो 1 से स्टार्ट करेगा। देखिए 1 से स्टार्ट कर रहा है। अगर हमने दे दिया यहाँ पे 5 तो ये 5 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये है यहाँ पे अगर सिंगल वैल्यू लिखी है इसका मतलब समझ जाइए कि ये एंडिंग वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमें लूप का यूज करके, फॉर लूप का यूज करके यहाँ पे किसी नंबर की टेबल प्रिंट करना है और टेबल भी यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनपुट लेना भी अब पता चल जाएगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि टेबल प्रिंट करने के लिए हमें एक इंटीजर नंबर की जरूरत होगी। ठीक है, तो एक n यहाँ पे ले लिया, इसमें लिखेंगे इंट। इंट इसलिए लिखा क्योंकि टेबल प्रिंट करने के लिए हमें इंटीजर नंबर चाहिए, तो इंट लिखा। अब इसके बाद सिंपल आपको लिख देना है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक मैसेज देना होगा कि केवल इनपुट ले रहा है, तो उसके आगे कुछ लिखा भी होगा ना कि इंटर नंबर करना है, कि एज इनपुट करना है, कि आपको नेम इनपुट करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल, मतलब एक नंबर इनपुट करिए जिसकी टेबल आपको प्रिंट करना हो। ठीक है, और अब देखिए आगे प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि टेबल के प्रोग्राम में आपको 1 से लेके 10 तक का सभी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, आप कभी भी अगर आपने नोटिस किया है, अगर नहीं किया है तो अभी करिए कि किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करना हो, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 100 की टेबल प्रिंट करना हो, तो अगर मान लिया 20 की टेबल प्रिंट करना हो तो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से 20 को मल्टीप्लाई करते रहिए और लिखते रहिए, है ना। तो हमारे पास अभी क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे 1 से 10 तक लूप चलाना होगा, तो 1 से 10 तक लूप चला दिया। अगला क्या है कि 1 से 10 तक के सभी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगाया जाता है। और मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो है n। ठीक है, जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो n है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 10 तक के सभी नंबर से। और प्रिंट में लिखा है तो प्रिंट भी होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे बता रहा है एंटर अ नंबर टू प्रिंट टेबल। हमने दे दिया 12 की, 12 की टेबल प्रिंट करिए, एंटर किया, 12 की पूरी टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक है, फिर से प्रोग्राम रन करते हैं, कोई और तो जैसे 19 दे दिया तो 19 की टेबल प्रिंट करना है, एंटर किया, 19 की पूरी टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल 2 लाइन में प्रोग्राम ये आपका कंप्लीट हो गया किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इस प्रोग्राम में किसी को डाउट है? ये जो टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम है इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब देखिए वाइल लूप कैसे काम करता है। अब टेबल प्रिंट करने का देखिए लूप जो है, लूप दोनों काम सेम करता है, बस यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट होती है। जैसे अगर इनफाइनाइट लूप चलाना है तो वाइल लूप यूज कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपको कोई नंबर है उसको तो उसकी टेबल प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे वाइल लूप से कैसे प्रिंट करेंगे। देखिए वाइल लूप में स्टार्टिंग वैल्यू आपको पहले डिसाइड करना होता है, पहले बाहर ही। यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू 1। आई इक्वल टू 1 का मतलब है ये इनिशियलाइजेशन होता है कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, ये हो गया स्टार्टिंग वैल्यू। अब इसमें लिख दिया वाइल। वाइल में यहाँ पे लिख दिया कंडीशन होती है वाइल के अंदर कि तब तक ये लूप चलेगा। वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक, तो जब तक कंडीशन सही है, इसके अंदर एक कंडीशन होगी, ये कंडीशन जब तक प्रूव होगी तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन लिख देते हैं आई इज ग्रेटर, आई इज लेस देन 11, ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, मतलब सेम है दोनों का। अब इसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद एंटर। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये लूप आपका 1 से चलेगा और तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे इसकी वैल्यू
10 से कम है, 11 से कम है, जैसे ही इसकी वैल्यू 11 होगी तुरंत रुक जाएगा। और प्रिंट हमें क्या करना है, i मल्टीप्लाइड बाई n। और तीसरी चीज यहाँ पे है गैप। गैप भी आपको खुद ही लिखना पड़ता है, i प्लस इक्वल टू 1। यहाँ i प्लस प्लस मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर पाइथन में काम नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा +1, तो +1 करते रहेंगे तभी लूप को पता चलेगा कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर +1 नहीं लिखेंगे तब तो ये इनफाइनाइट लूप चला जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, 1 ही रहेगी। और 1 जब रहेगी तो ये कंडीशन हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन से क्या होगा कि i की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी, और जब बढ़ती रहेगी तो फिर आप इसको यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे इंटर नंबर 11 दे दिया, 11 की टेबल हमें प्रिंट करना है, तो 11 की टेबल प्रिंट होके आ गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो यहाँ पे है +1 लिखा है, ये हमें खुद करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कुछ पैटर्न के प्रोग्राम आपको बताएंगे कि जो प्रोग्राम आपको टफ लगते हैं वो प्रोग्राम यहाँ पे बताएंगे कि पैटर्न के प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और कैसे रन करा सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से पैटर्न के प्रोग्राम बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मल्टी लाइन कमेंट यूज किया, इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, 3 बार डबल कोट या सिंगल कोट ओपन करें, क्लोज करें, तो इससे आप कई लाइन के कमेंट लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है, एक पैटर्न आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल, 2 तरह से पैटर्न बताएंगे आपको, और दोनों बहुत ही इजी लगेगा। अभी आप पैटर्न खुद से बना लेंगे। इस तरह का पैटर्न मिलता है आपको बनाने को। तो जब भी पैटर्न आपको मिले, है ना, पैटर्न में सबसे पहले टोटल काउंट कर लीजिए रो। ये जो होता है इसे बोलते हैं रो। ठीक है, ये जो है सिलेक्टेड है इसे बोलते हैं रो। ठीक है, तो टोटल रो काउंट कर लेना है। इसमें क्या रो कितना है, 1 है। फिर यहाँ पे 2 हो गया रो, 3 रो है, 4 5 5 रो है। तो यहाँ पे 2 लूप चलेगा, फॉर आई इन रेंज। और यहाँ पे जो पहला लूप होगा वो टोटल नंबर ऑफ रो चलेगा। ये हमेशा आपको लिख देना है, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है। तो यहाँ पे नेम भी लिख देते हैं रो कॉलम, इससे आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, रो नाम का वेरिएबल यूज किया है। तो जितने रो हैं आपके पैटर्न में, सिंपल आप काउंट करके पहले लूप में रख दीजिए। अब इसके अंदर दूसरा लूप, फॉर कॉल इन रेंज। अब कॉलम का मतलब क्या है, इस पहली रो में कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। दूसरी रो में 2 कॉलम है। तीसरी रो में 3 कॉलम है। चौथी रो में 4 कॉलम है। पांचवी रो में 5 कॉलम है ना। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो बार बार चेंज होती रहे +1 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीका है, या तो एक वेरिएबल ले लें, थर्ड पार्टी वेरिएबल ले लें, उसको इंक्रीज करते रहें। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रो की वैल्यू पहली बार क्या आएगी, अगर आप फॉर लूप का प्रोग्राम रिवाइज करें तो इसका आउटपुट आप देखेंगे 0 1 2 3 4 तक आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू दी नहीं है, तो फिर यहाँ पे 0 से आएगा और यहाँ पे 4 तक जाएगा, क्योंकि एंडिंग वैल्यू से कम चलता है। और हमें यहाँ पे चाहिए क्या वैल्यू, यहाँ पे हमें चाहिए 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले कॉलम में *1 है, दूसरे कॉलम में 2 है, तीसरे कॉलम में 3 है, चौथे कॉलम में 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे रो +1, क्योंकि रो की वैल्यू क्या आ रही है, पहली वैल्यू 0 आएगी, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना। और हमें चाहिए क्या, 1 2 3 4 5 चाहिए, तो उसने +1 कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करते समय एक चीज ध्यान रखना है, स्टार प्रिंट करना है तो स्टार प्रिंट कर दिया, बहुत कंजेस्टेड ना हो इसके लिए एक स्पेस भी दे दिया। अब पाइथन में प्रिंट मेथड जो होता है उसमें लाइन चेंज करना डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसमें लाइन चेंज करना इनबिल्ट होता है, कि जैसे ही वो अपना काम खत्म करेगा तुरंत लाइन चेंज कर देगा। तो हम चाहते हैं कि लाइन चेंज ना हो, क्योंकि सेकंड रो से देखिए स्टार्ट सेम लाइन में है ना, थर्ड रो में देखिए स्टार्ट सेम लाइन में है, फोर्थ लाइन में देखिए स्टार्ट सेम लाइन में है। तो ये प्रिंट में एक ही स्टार लिखा है तो लाइन चेंज कर देगा ये, तब तो हमारा पैटर्न गलत हो जाएगा। तो इसको लाइन चेंज रोकने के लिए लिखा जाता है एंड। सिंपल आपको एंड लिखना है और करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कोड क्लोज कर देना है, और ये लाइन चेंज नहीं करेगा अब। ठीक है, और लास्ट में एक लाइन चेंज कर देंगे, प्रिंट लिख देंगे। जो कॉलम वाला लूप है उससे बाहर आके लाइन चेंज कर देंगे। तो इससे क्या होगा
कि ये क्या करेगा, जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तब लाइन चेंज करेगा, जब दूसरी रो कंप्लीट हो जाएगी तब लाइन चेंज करेगा। मतलब जब तक एक रो कंप्लीट नहीं होगी तब तक लाइन चेंज, ये स्टेटमेंट लाइन चेंज नहीं होने देगा। जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तब फिर ये लाइन रन होगी और लाइन चेंज हो जाएगा। अब इसको रन किया तो देखिए सिंपल सेम इसी तरह का पैटर्न बन के आ गया है। ठीक है, सेम इसी तरह का पैटर्न बन के आ गया। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर इसमें कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं पैटर्न के प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखिए एक पैटर्न और आपको मिलता है कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है। तो आप इसमें इस पैटर्न को देख के घबराना नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि हमारा पैटर्न तो देखिए मैकेनिज्म सेम है। मतलब पहले रो में एक स्टार था, एक स्टार ये, दूसरे रो में दो स्टार था, दो स्टार है। तो मतलब ये हमारा प्रोग्राम तो ये इतना तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ में कुछ चीजें और ऐड हो जाएगी। ऐड क्या होगी? ये स्पेस, पहली बार 4 स्पेस है, दूसरी बार 3 स्पेस है, उसके बाद 2 स्पेस है, उसके बाद 1 स्पेस है, उसके बाद 0 स्पेस है। तो हमें एक ऐसा लूप चलाना है यहाँ पे। और पहली बात एक ऐसा लूप चलाना है जो कि पहली बार 4 बार चले, अगली बार 3 बार चले, इसके बाद 2 बार चले, इसके बाद 1 बार चले, इसके बाद लास्ट टाइम चले ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो स्टार प्रिंट करने वाला लूप है, ये लूप स्टार प्रिंट करता है, इसको बस ध्यान रखिए कि जो कॉलम वाला लूप है वो स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, उससे पहले, क्योंकि देखिए स्टार से पहले ही तो स्पेस आ रहा है, तो इससे पहले हमें स्पेस लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एस इन रेंज। कोई जरूरी नहीं है एस लेना, लेकिन मीनिंगफुल लेना चाहते थे इसलिए एस ले लिया है वेरिएबल। तो पहली बार हम चाहते हैं 4 बार चले। ठीक है, और प्रिंट कर देगा स्पेस। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड, और यहाँ पे इसमें स्पेस भी दे सकते हैं। देखिए इसी में स्पेस दे दिया हमने, अलग से स्ट्रिंग नहीं बनाया। तो अभी यहाँ पे हमें कुछ चीजें और चेंज करना पड़ेगा और की जगह पे, क्योंकि पहली बार ये 4 बार चलेगा, अगली बार फिर 4 बार चलेगा, अगली बार फिर 4 बार चलेगा। तो हमें ऐसा पैटर्न तो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? 4 बार चले, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। देखिए अभी इस तरह का पैटर्न बन के आ गया। ठीक है, काम करते हैं, पहले आपका ये वाला जो प्रोग्राम है उसको नोट्स में दे देते हैं। अब हमें इस तरह का तो पैटर्न चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू माइनस कर देंगे। देखिए रो की वैल्यू माइनस कर देंगे कैसे हो? पहली बार रो की वैल्यू 0 रहेगी, तो 4 माइनस 0 4। अगली बार रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अगली बार रो की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4 माइनस 2 2। अगली बार लास्ट टाइम क्या हो जाएगी, 4, रो की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि 5 लिखा है तो 5 लिखा है, 4 तक चलेगा। तो 4 तक चलेगा तो रो की वैल्यू लास्ट टाइम 4 होगी, 4 माइनस 4 0। और जब यहाँ पे अगर लूप में 0 लिखा है इसका मतलब ये लूप नहीं चलेगी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरह का सेम पैटर्न बन के आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको इस तरह का सेम पैटर्न चाहिए, बस आपको यहाँ पे 4 माइनस रो लिख देना है अगर 5 क्रॉस 5 का पैटर्न है तो। अगर 6 क्रॉस 6 का पैटर्न है तो फिर आपको रो नहीं लिखना है यहाँ पे, 4 माइनस 5 नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, 6 माइनस 4 लिखना है। मतलब जितने क्रॉस पैटर्न बढ़ेंगे उतना आप बढ़ाते रहेंगे। ये इस पैटर्न का लॉजिक है। अब एक पैटर्न और देखिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है इंटरव्यू के पर्पज से। अगर कभी आपका टेक्निकल राउंड इंटरव्यू हुआ प्रेशर का, तो अगर पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया तो 100% श्योर है कि आपका ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में आपने अगर ये वाला पैटर्न बना लिया, ये वाला पैटर्न बना लिया, तो फिर आपको एक पिरामिड का पैटर्न दिया जाएगा कुछ इस तरह का। ये देखिए पिरामिड का पैटर्न बन के आ रहा है।
तो लेकिन देखिए हमने प्रोग्राम में कुछ चेंज किया, अभी आपके सामने ही प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, वही प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह का पैटर्न बन के आया। हम यहाँ पे एक स्पेस का चेंज कर रहे हैं और ये पूरा प्रोग्राम चेंज हो जा रहा है ना। तो ये पैटर्न दिया जाता है इंटरव्यू में कंफ्यूज करने के लिए। अब आप खुद ही देखिए, ये पैटर्न एक शेप है और दूसरा शेप ये पैटर्न का है, तो इतना डिफरेंस है शेप में, आप खुद सोचेंगे इसका लॉजिक तो कुछ डिफरेंट होगा और इसका कोई प्रोग्राम भी डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। पैटर्न जब ड्रॉ करते हैं तो आप स्पेस का यूज करते हैं, पहला स्पेस यूज करते हैं यहाँ पे, कंजेस्टेड ना हो पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे हमें स्पेस प्रिंट करना था, ये वाला स्पेस प्रिंट करना था, तो उसके लिए यहाँ पे 2 स्पेस लेंगे। 2 स्पेस क्यों लिया, अब यहाँ पे 1 स्पेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार का स्पेस है, दूसरा स्पेस कंजेस्टेड ना हो उस गैप का स्पेस है, ठीक है। तो 2 स्पेस लिया, तो यहाँ पे इसी 2 स्पेस को बस सिंपल आपको क्या कर देना है, एक स्पेस कम कर देना है। एक स्पेस जैसे ही कम करेंगे तो देखिए पूरा पैटर्न का शेप चेंज हो गया, और अगर वही एक स्पेस बढ़ा दिया इसमें तो देखिए पूरा पैटर्न का शेप चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप कभी एक सिंगल डबल स्पेस यूज करेंगे तो आपका एक राइट साइड ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल, ये आपका राइट साइड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा। और अगर आप कभी सिंगल स्पेस यूज करेंगे तो आपका पिरामिड के शेप में आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब देखिए पैटर्न को प्रिंट करने की ट्रिक भी होती है, पैटर्न को बनाने की ट्रिक भी होती है। अब ट्रिक कैसे होती है ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए पैटर्न को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, एक लाइन दो लाइन के कोड में पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह का पैटर्न आप बताइए उस तरह का पैटर्न इससे बन जाएगा इस ट्रिक से, ठीक है। और ये ट्रिक इंटरव्यू में आप ये ट्रिक नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह का शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी, मान लिया कभी ऐसा पैटर्न बनाना पड़ा तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करने से पहले आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पे प्रिंट में लिखा, हमने लिख दिया कैपिटल ए, कैपिटल ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर एक स्ट्रिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से कोड को समझिए, अगर एक स्ट्रिंग को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रिंग उतने टाइम्स लिख के आ जाएगी जो नंबर होगा, ठीक है। कि जैसे मान लिया आपके पास एक स्ट्रिंग है ए, और ए को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 टाइम्स ए लिख के आ जाएगा। ए को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5 टाइम्स ए लिख के आ जाएगा ए, ठीक है। इस तरह से 5 टाइम्स ए लिख के आ जाएगा, 5 टाइम्स 2 लिख के आ जाएगा, जो भी है आपका वो लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे रन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ए लिख के आ गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर 4 लिखते हैं तो ये आपका 4 टाइम्स ए लिख के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 लिखते हैं तो 5 टाइम्स ए लिख के आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम लोग पैटर्न में, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैटर्न आपको बना के दिखाते हैं, फॉर आई इन रे। तो सिंपल आपको रो काउंट करना है, टोटल रो कितना है इसमें 5। सिंपल आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, या तो आप यहाँ पे 1 से 6 तक चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से 6 तक चलाया तो भी 5 टाइम लूप चलेगा। अगर यहाँ पे 0 से 5 तक चलाया तो भी 5 टाइम लूप चलेगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे 1 से 6 तक इसलिए चलाया है क्योंकि 1 से 6 तक जो आई में वैल्यू आएगी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए 1 से चलाए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते तो फिर 0 आ जाता है। अब देखिए प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पे स्टार को, और इसके साथ साथ एक स्पेस भी दे दिया और मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल आई से, बस पैटर्न बन के कंप्लीट। 2 लाइन में पैटर्न बन के कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 2 ही लाइन का कोड है और ये पैटर्न बन गया, पूरा पूरा सेम पैटर्न बन के आ गया। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पहली बार 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी। और जो मैकेनिज्म हमने इससे पहले आपको बताया वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता रहेगा। ये एक स्ट्रिंग हो गया, इसी स्ट्रिंग को एक बार प्रिंट करेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और कोई ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपको यही पैटर्न, ये पैटर्न आप बना सकते हैं, इसी पैटर्न को आप दूसरे तरीके के पैटर्न आप नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप देखिए, हम दूसरे पैटर्न भी आपको बना के दिखा देते हैं। ट्रिक से आपको दूसरा पैटर्न बनाना है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखा। अब मान लिया पहले पैटर्न कौन सा बनाना है वो देखते हैं।
अब ये है, ये वाला पैटर्न बनाना है। तो इसमें हमें पहली बार कितना स्पेस चाहिए था, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और 4, 3, 2, 1, 0 जो स्पेस है, उस स्पेस में हमें क्या चाहिए कि स्पेस जो है वो हमें चाहिए, लेकिन स्टार से पहले स्पेस चाहिए। ठीक है, स्टार से पहले स्पेस चाहिए, तो स्टार से पहले यहाँ पे हम स्पेस लगाएंगे, स्टार से पहले यहाँ पे स्पेस लगाएंगे और 2 स्पेस देंगे। ठीक है, और अब स्पेस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, स्पेस को भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, 5 माइनस आई, क्योंकि स्पेस बार बार कम है ना। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए इस तरह का पैटर्न बन के आ गया। तो यहाँ पे इसको समझिए हमने किया क्या, पहले हमें स्पेस चाहिए था, इसलिए यहाँ पे 2 स्पेस ले लिया है। अब उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 माइनस आई से। 5 माइनस आई का मतलब पहली बार आई की वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस आई हो गया 4, फिर अगली बार 3, फिर अगली बार 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, और उसमें हमने ऐड क्या कर दिया, यहाँ पे आगे जो प्रिंट करने का पैटर्न था, ये 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह का स्टार। तो ये देखिए, ये जो पैटर्न था, ये भी आपका एक ट्रिक से ये 2 लाइन के प्रोग्राम से बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीका है, आप ट्रिक यूज करना चाहें, ट्रिक से आप पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी में कोई पैटर्न बनाना हो तो सिंपल आप ट्रिक से बना सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको बनाने को आया पैटर्न इस तरह का, तो आप इस तरह के सही तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका आउटपुट सही आ रहा है प्रोग्रामिंग में, तो आपका प्रोग्राम कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो पैटर्न प्रिंट करने का प्रोग्राम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कुछ, ये तो ट्रिक हो गया पैटर्न प्रोग्राम प्रिंट करने का। अब आपको अगला प्रोग्राम ये है कि आपको कैप्चा जनरेट करना बताएंगे। ठीक है, कैप्चा कैसे जनरेट करते हैं, आपने कैप्चा देखा होगा, कभी फॉर्म फिल करते समय कोई कैप्चा देखा होगा। अब देखिए कैप्चा कोड में क्या होता है, कैप्चा में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे एक मॉड्यूल, प्री डिफाइंड मॉड्यूल है पाइथन में, जिसको इंपोर्ट करना होता है, जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, जिसका नाम है रैंडम। रैंडम मॉड्यूल है यहाँ पे, प्री डिफाइंड यहाँ पे मॉड्यूल है, जो कि रैंडम चीजों को जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू जनरेट कैप्चा, कैप्चा ऑफ 5 डिजिट। आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर 5 डिजिट का बताइए। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया, एक्स नाम के वेरिएबल में हमें स्टोर करना है जो कैप्चा जनरेट होके आएगा, उस कैप्चा को यहाँ पे हमने जनरेट करने, स्टोर करने के लिए एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, कोई भी नाम से ले सकते हैं, ए नाम का ले लिया, बी नाम का, सी नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा रैंडम, ये मॉड्यूल नेम। अब इसको यूज कैसे करना है, मॉड्यूल नेम हो गया रैंडम, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे रेडियंट, रेडियंट। ठीक है, ये यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि रैंडम मॉड्यूल में डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर, मतलब यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट होगा, तो आपको बताना पड़ेगा नंबर 10 से, जैसे मैंने दे दिया 10 और 20 दे दिया, 10 20 दे दिया। आप प्रिंट करेंगे जब यहाँ पे, तो 10 से लेके 20 के बीच में कोई भी नंबर आएगा सेलेक्ट होकर। ठीक है, तो देखिए 17 आया। अब इसको बार बार रन करके आपको दिखाते हैं, 15 आया, 10 आया, 12 आया, 11 आया, 18 आया। तो एक चीज नोटिस करिए इन सभी नंबर में, कि हर बार डिफरेंट नंबर आया, लेकिन एक लिमिट जो बताया है उसी नंबर में आया, उसी लिमिट में आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखते हैं क्या आपने लोगों ने बताया है, लोएस्ट 5 टाइम 0, ग्रेटेस्ट 5 टाइम 9। ठीक है, सही है, दोनों लोग, आपका मुस्कान और निवेदिता, दोनों लोग का आंसर आप लोग का सही है। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 डिजिट का, 5 टाइम्स 0,
और लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 5 टाइम्स 9, ठीक है। तो अब हमने दे दिया स्टार्टिंग लिमिट दे दिया 0 और एंडिंग लिमिट दे दिया 9, तो अब इसके बीच में नंबर जनरेट होकर आएगा। देखिए यहाँ पे 5, देखिए अब की बार ये प्रिंट होके आया, अब की बार ये नंबर जनरेट हुआ। एक चीज और नोटिस करिए, इसमें 5 डिजिट ही होंगे, ना तो 5 से कम ना तो 5 से ज्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करेंगे हर बार आपको एक नया नंबर देखने को मिलेगा और आपको 5 डिजिट का ही मिलेगा। देखिए हमने 5-6 बार प्रोग्राम को रन कर दिया और यहाँ पे इस तरह से जनरेट होके आ गया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में क्या देखा आपने कि अगर कोई ऐसा कैप्चा जनरेट करना हो जिसमें केवल 5 डिजिट हो, तो वो आप इस तरह से इतनी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। पूरा कंप्लीट करने का मतलब कि कैप्चा को प्रिंट किया और अब यूजर से इनपुट भी लेंगे कि सही नंबर सही कैप्चा आप बताइए। कैप्चा ये है और अब इनपुट लेंगे, यहाँ पे एन नाम के वेरिएबल में इनपुट लिया, इंटीजर है तो यहाँ पे इंट लगा देंगे इसके आगे, और इसमें लिख दिया डबल कोट्स में एंटर कैप्चा। एंटर कैप्चा लिख दिया। अब यूजर कैप्चा एंटर करेगा। अब हमने यहाँ पे मैच कर लिया, ये जो कैप्चा जनरेट होके आया है सिस्टम ने जनरेट किया है एंड जो यूजर ने इनपुट किया है, अगर वो दोनों मैच करता है, अगर मैच करता है तो प्रिंट करने क्या कैप्चा मैच्ड। अगर ठीक है, अगर यहाँ पे ये कैप्चा मैच नहीं करता है तो यहाँ पे हम एल्स में प्रिंट कर देंगे कैप्चा नॉट मैच्ड, ठीक है, कैप्चा नॉट मैच्ड। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। देखिए प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं फिर इसको बताते हैं। पहले हमने सिस्टम यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, रैंडम मॉड्यूल को। रैंडम मॉड्यूल क्या करेगा कि यहाँ पे हाँ जी प्रांजल, अभी आपको ये कैप्चा अल्फाबेट वाइज भी जनरेट करना बताएंगे, ठीक है। अल्फाबेट वाला भी जनरेट करना बताएंगे, दोनों को मिक्स करके भी बताएंगे। पहले हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। रैंडम मॉड्यूल से हमने यहाँ पे रेडियंट फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें 2 पैरामीटर होता है, स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट। तो स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट हमने 5 डिजिट का कैप्चा जनरेट करना था तो हमने दे दिया 5 डिजिट का जो भी छोटा और बड़ा नंबर होता है। कैप्चा को प्रिंट कर दिया कि देखिए भैया ये कैप्चा प्रिंट होके आया है। अब इसको यूजर से इनपुट लिया कि यूजर अब कैप्चा इनपुट करेगा। यूजर कैप्चा इनपुट करेगा तो उसको हमने मैच कर लिया कि जो सिस्टम ने जनरेट करके दिया था वो कैप्चा और जो हमने इनपुट किया है, यूजर ने इनपुट किया है, क्या वो मैच कर रहा है। अगर दोनों मैच कर रहा है तो यहाँ पे कैप्चा मैच, अगर मैच नहीं कर रहा है तो नॉट मैच, ठीक है। अब रन करते हैं, प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे देखिए एक कैप्चा जनरेट करके आया। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने कुछ भी इनपुट कर दिया, एंटर किया, कैप्चा नॉट मैच लेके आ गया क्योंकि गलत कैप्चा इनपुट किया है। फिर से आपकी सही इनपुट करके देखते हैं, कैप्चा आया 42420405, सही कैप्चा इनपुट किया तो देखिए लिख के आ गया कैप्चा मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि जब आप कोई भी कैप्चा इनपुट करेंगे यूजर से इनपुट लेके रखेंगे तो अगर कैप्चा मैच होगा इस प्रोग्राम में तो कैप्चा मैच लिख के आ जाएगा, अगर कैप्चा मैच नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी तरह से फॉर्म वगैरह पे बनाया जाता है कि कैप्चा अगर मैच किया तो फॉर्म आगे प्रोसीड होगा, एक ब्लॉक में लगा दिया फॉर्म प्रोसीड होगा, एल्स ब्लॉक में लगा दिया कि रिटर्न फॉल्स कर दिया फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और ये हमेशा आपका हर बार अलग अलग कैप्चा जनरेट करके देगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे प्रांजल का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैप्चा जो है वो अल्फाबेट वाइज भी होते हैं और अल्फाबेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यहाँ पे आप लोगों की क्लास जो है आप लोग को एक फीडबैक फॉर्म फिल करना होगा। एक गूगल फॉर्म की लिंक हम चैट बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है। एक गूगल फॉर्म की लिंक है चैट बॉक्स में हमने आपके भेज दे रहे हैं, तो वो आपको फिल करना है, ठीक है। आप उसको ओपन कर लीजिएगा ताकि आप इसको फिल कर पाए। ये जो आपकी वर्कशॉप चल रही है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लिंक है। इस लिंक से आप क्या करेंगे कि आप लिंक से
फीडबैक दे पाएंगे कि आपकी वर्कशॉप कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप लगी है ना, कुछ आपको सीखने को मिला है, जो वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिंक है, ये लिंक हमने चैट बॉक्स में दे दिया है, और ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है फिल करना। ठीक है, सभी लोग को फिल करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी अटेंडेंस हमारे पास है, हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो आप लोग जो जो नहीं फिल करेगा उस पे, ठीक है, आप लोग को सभी लोग को फिल करना है, जो नहीं फिल करेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपके ग्रुप में आएगा, फिर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको फिल कर दीजिएगा सभी लोग। चैट बॉक्स में लिंक से आप चेक कर लीजिए, उसमें एक गूगल फॉर्म है जिसमें फीडबैक के रिगार्डिंग है, जो आपकी वर्कशॉप है वो वर्कशॉप कैसी गई है, आपको कैसा लगा है, वो आपको फिल करना है। सभी लोग फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आप ओपन कर लीजिए, दूसरे टैब में ओपन कर लीजिए, ताकि वो लिंक अगर मीटिंग एंड हो तो मिस ना हो जाए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये था कि हम वो जो कैप्चा है उसमें हम कुछ कैरेक्टर भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे चॉइस मेथड होता है। जैसे रेडियंट मेथड है इसमें, वैसे ही चॉइस मेथड है। इसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैच कराना होगा तब। अब देखिए, चॉइस मेथड का काम क्या होता है यहाँ पे। चॉइस मेथड में यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग हमने पास कर दिया ABCDEFGHIJ, XYZ। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में से, ये पूरी स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर उठा के देगा, कोई भी एक कैरेक्टर हमें उठा के देगा। ठीक है, इसको रन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे F कैरेक्टर दिया है। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। A कैरेक्टर दिया है आपकी बार। ठीक है, आपकी बार इसने K कैरेक्टर दिया है। इसके बाद इसने M कैरेक्टर दिया है। इसके बाद इसने P कैरेक्टर दिया है। इसके बाद इसने B कैरेक्टर दिया है ना। तो कोई भी एक कैरेक्टर, यहाँ पे P कैरेक्टर दिया है, यहाँ पे G कैरेक्टर दिया है। ठीक है, U कैरेक्टर दिया, अलग अलग कैरेक्टर इसमें से देगा। तो इसमें हम यहाँ पे एक बार इसको पास कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग एक कैप्चा जनरेट करेंगे 6 कैरेक्टर का। ठीक है, एक कैप्चा जनरेट करेंगे 6 कैरेक्टर का, जिसमें 3 नंबर्स हो और 3 अल्फाबेट हो। ठीक है, 3 नंबर और 3 अल्फाबेट का यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक अल्फा नंबर जनरेट करने के लिए, यहाँ पे आप सिंपल जानते हैं कि एक एन लिखा, n इज इक्वल टू रैंडम डॉट रेडियंट, और यहाँ पे 0009999 3 कैरेक्टर का एक 3 डिजिट का एक नंबर मिल जाएगा। A1 ले लिया, A2 A3। अब इन तीनों में चॉइस फंक्शन से यहाँ पे हमने ABCD गेट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कोई कैपिटल में भी हो, तो यहाँ पे आप इसको कैपिटल में भी एक ABCD कैपिटल में लिख दीजिएगा। ठीक है, एक ABCD पूरा यहाँ पे हम कैपिटल में लिख दे रहे हैं। एक ABCD हमने कैपिटल में लिख दिया। अब इससे क्या होगा, कैपिटल नंबर भी आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज, एक काम आपको और करना पड़ेगा यहाँ पे। काम ये है कि आपको ये जो नंबर है, ये नंबर आपका बाय डिफॉल्ट किस में आता है, बाय डिफॉल्ट ये नंबर में आता है, इंटीजर में आता है। तो आपको STR कर देना है, मतलब STR का मतलब स्ट्रिंग। अब देखिए ऐसा किया क्यों गया है, सारी चीजों का आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि जब STR है, स्ट्रिंग है, ये आपको पता है कि ABCD जो लिखा है ये स्ट्रिंग है, और ये आपका नंबर है। तो दो डिफरेंट डेटा टाइप आपस में ऐड नहीं हो सकते। नंबर नंबर से ही ऐड होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग से ही ऐड होगा, टपल टपल से ही ऐड होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये नीचे जो है स्ट्रिंग है, और ऊपर जो है
वो भी स्ट्रिंग को बनाना पड़ेगा क्योंकि वो नंबर है। तब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर नाम का रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इसमें क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, n+a1 प्लस a2 प्लस a3, तीनों को ऐड कर दिया। अब आप कैप्चा यहाँ पे जनरेट करेंगे, जो प्रिंट होकर आएगा वो आ रहा आएगा। अब देखिए इसमें कैप्चा में लास्ट में 3 कैरेक्टर भी आ रहा है। अब फिर चेक किया तो यहाँ पे देखिए फिर कैरेक्टर आ रहा है, डबल जेड यहाँ पे दोनों A2 हो गया, N3 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल और नंबर सबका मल्टीप्ल सब आ रहा है। तो एक चीज और आप अभी सोच रहे होंगे कि एक चीज और चेंज हो जाए तो और अच्छा कैप्चा हो जाए, कि 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर हमेशा पहले आ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये अलग अलग आए, है ना, अलग अलग आए तो थोड़ा सा लाइन नंबर ऑफ प्रोग्राम की नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएगी, लेकिन आपका प्रोग्राम समझ में आएगा। देखिए ये क्या किया, यहाँ पे एक नंबर अलग अलग कर लिया, ठीक है, N1 N2 N3, 3 अलग अलग नंबर हमने अलग अलग जनरेट कराया, N2 N3। अगर कहीं प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा तो तुरंत पूछिएगा, एक नंबर एक करेक्टर एक अल्फाबेट फिर एक नंबर फिर एक अल्फाबेट फिर एक नंबर फिर एक अल्फाबेट, इस तरह से कर लिया। अब और अच्छा कैप्चा जनरेट होकर आएगा, एक नंबर एक अल्फाबेट एक नंबर एक अल्फाबेट एक नंबर एक अल्फाबेट, ठीक है। तो ये हो गया कैप्चा को जनरेट करने का तरीका, कि कोई भी कैप्चा आपको अगर जनरेट करना है तो इस तरह से जनरेट कर सकते हैं, मिक्स कैप्चा। मतलब मिक्स कैप्चा का मतलब कि आपके कैप्चा में नंबर भी होगा, अल्फाबेट भी होगा, है ना, और भी चीजें होंगी। जैसे अगर आप स्पेशल कैरेक्टर रखना चाहते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर भी कैप्चा में रख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कैसे आएगा, अब देखिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो स्पेशल कैरेक्टर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए स्पेशल कैरेक्टर आपको बस सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अगर स्पेशल कैरेक्टर आपको कैप्चा में ऐड करना है तो आप क्या करिए, एक लाइन इसी तरह से और ऐड कर दीजिए और इसमें सारे स्पेशल कैरेक्टर आप ऐड कर दीजिए। देखिए इसमें हमने स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया है, ठीक है। अब कैप्चा में स्पेशल कैरेक्टर भी आएगा, देखिए यहाँ पे आज लास्ट में @ आ रहा है, ये M% का साइन आ रहा है, फिर यहाँ पे स्टार आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके जो कैप्चा है उसमें अब इस तरह से एक स्पेशल कैरेक्टर भी आएगा, ठीक है। तो ये कैप्चा जनरेट करने का कोड है, एक बार इसको देखिए। अगर ये कैप्चा जनरेट करने वाला कोड क्लियर है तो आप बताइए, आगे बताएं, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन पूछिए, अगर क्लियर है तो यस बोल दीजिए, ठीक है। अगर इसमें ना समझ में आया हो कहीं पे तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कैप्चा को जनरेट करने का कोड। अब क्या हमें 6 लाइन का कैप्चा जनरेट करने के लिए इतना ज्यादा कोड, इतने नंबर ऑफ लाइन लिखना पड़ेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ लाइन कोड ना लिखना पड़े, इसका भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है लूप, ठीक है। लूप क्या करेगा, सबसे पहले कैप्चा स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमने एक आर नाम का वेरिएबल ले लिया और स्ट्रिंग टाइप का इसमें डिफाइन कर दिया, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब कैप्चा जनरेट कितने लाइन का करना है, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे 6 कैरेक्टर का तो यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a = रैंडम डॉट चॉइस। अब चॉइस फंक्शन क्या करेगा, एक कैरेक्टर को यहाँ पे डिफाइन, चॉइस फंक्शन की एक लिमिटेशन होती है कि आप इसमें केवल एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने कोशिश किया कि ये भेज दें, ये पास कर दिया, तो एक ही यहाँ पे थोड़ा छोटा कम जगह में आपको बताते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, अब ABC यहाँ पे क्या है कि एक वैल्यू है, इसी में से कोई ना कोई फाइंड करेगा चॉइस फंक्शन। देखिए कभी ए आएगा कभी बी आएगा कभी सी आएगा, देखिए बी आया फिर ए आ गया फिर यहाँ पे सी आ गया फिर यहाँ पे कभी बी आ गया, ठीक है। तो इन तीनों में से एक कोई पास करेगा। हम यहाँ पे चाहते हैं
कि कुछ और भी पास करना, हमने पास कर दिया 1 2 3, इसमें से भी कोई चेक करे तो ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये केवल एक ही आर्गुमेंट ले सकता है, वो यहाँ पे आप केवल एक ही पास कर सकते हैं, 2 पैरामीटर नहीं, 2 इसमें आप यहाँ पे एक कॉमा लगा के 2 चीजें नहीं पास कर सकते। तो लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है लिस्ट। आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। अब ये लिस्ट क्या है, पूरा पूरा एक डेटा टाइप हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, ये दो इस तरह से चूज करेगा, एबीसी को चूज करेगा या 1 2 3 को, इन दोनों में से कोई एक को उठाएगा। देखिए रन किया तो यहाँ पे आपकी बार 1 2 3 आया, फिर एबीसी आया, फिर यहाँ पे 1 2 3 आया, फिर यहाँ पे 1 2 3 आया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग आया। तो हमें क्या करना है, एक लाइन इसमें और लिखेंगे कि जो 1 2 3 आया है या एबीसी आया है, उसमें से हम एक कैरेक्टर और निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आर नाम का ही वेरिएबल यूज कर लेते हैं, रैंडम डॉट चॉइस आर। बहुत सारे आर हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे एक R1 फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो आर में से हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिया कि अब ये काम कैसे करेंगे, ये लाइन हमें एक चूज करके देगा, एबीसी देगा या 1 2 3 देगा, ठीक है। अब एबीसी सपोज क्या कि एबीसी यूजर इसने दिया, एबीसी दिया। अब एबीसी फिर से रैंडम डॉट चॉइस में पास हो गया। अब एबीसी में से ये क्या करेगा, ए को फाइंड करेगा या बी को फाइंड करेगा या सी को फाइंड करेगा। 1 2 3 आया तो 1 2 3 में से 1 को फाइंड करेगा या 2 को। तो मतलब हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए अब की बार ए आया, मतलब एबीसी को फाइंड किया था उसने। अब की बार 1 आया, अब की बार 2 आया, ठीक है। तो अब इसी को अप्लाई करेंगे लूप के अंदर। तो अब देखिए इसको समझिएगा, बहुत आसान है प्रोग्राम ये सभी लाइनें हट जाएंगी। यहाँ पे कैप्चा प्रिंट होगा। अब इसको हमने बताया था कि एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इसी में आपने कैपिटल वाला भी पास कर दिया कि क्योंकि कैपिटल नंबर भी चाहिए आपको, है ना, कैपिटल भी हो गया। अब 1 2 3 भी इसी में चाहिए, इसी लिस्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 पूरा 9 से 0 तक। स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्पेशल कैरेक्टर भी, ठीक है। अब क्या करेगा, ये हमें एक स्पेशल कैरेक्टर फाइंड करके देगा कोई। अब उसमें से हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल, अब उसमें से जैसे क्या ये फाइंड कैसे करेगा, ये पूरा पूरा ये एबीसी उठा के दे देगा, या पूरा पूरा ये कैपिटल एबीसी उठा के दे देगा, या पूरा पूरा ये 1 से लेकर 0 तक प्रिंट कर देगा, या तो ये। अब जब ये एक पूरा पूरा हमें दे देगा एबीसीडी कैपिटल वाला या स्मॉल वाला, उसमें से एक कैरेक्टर फाइंड करेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो यहाँ पे A1 नाम का एक वेरिएबल लिया। अब रैंडम डॉट गाइस, और यहाँ पे हमने ए पास कर दिया। अब जो भी जैसे यूजर इसने सेलेक्ट किया कैपिटल एबीसीडी को, कैपिटल एबीसीडी से ये क्या निकाल लेगा, ए से जेड तक के बीच का कोई भी एक कैरेक्टर निकाल लेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो आर नाम का वेरिएबल है इसी में ऐड कर देंगे, और ये प्रोसेस पूरा 6 बार चलेगा। आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर प्लस A1, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल कैप्चा हमारा स्टोर किसमें हुआ, आर में। तो अब हमारी ये इतनी लाइनें जो लिखी थी, ये ऊपर इतनी लाइनें, ये रिप्लेस हो गई एक लूप से, ये इतने से, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो देखिए 6 कैरेक्टर का इस तरह से कैप्चा जनरेट होकर आया। तो अब ये लिखने का पर्पस क्या है, ये एक और काम करेगा यहाँ पे कि अब आपको कोई फिक्स नहीं मिलेगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर ही आएगा। इससे पहले जो लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था उसमें क्या था, एक नंबर एक कैरेक्टर, एक नंबर एक अल्फाबेट, एक नंबर एक अल्फाबेट, एक के बाद एक था। अब इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी कहीं भी आ जाएगा, जैसे रैंडम कैप्चा बनता है, ठीक है। जैसे आप लोग फिल करते हैं कैप्चा, वो कैप्चा देखिए कुछ भी कभी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट है, कंप्लीट कैप्चा इसको कह सकते हैं। आप इसको अपने प्रोग्राम में, आप इसको अपने फाइल में, आप इसको अपने वेबसाइट पे या ऐप पे जो भी आप बनाए हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हम आपको ऐसे बता रहे हैं जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल में यूज होंगे। जैसे आप इसको कैप्चा का जनरेट, ये पीडीएफ में हम आपको ये प्रोग्राम दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर आपका ये रियल लाइफ एग्जांपल में यूज होगा। आप अगर कहीं
यूज करना चाहे, वेबसाइट बनाया, वेबसाइट में कैप्चर लगाना है तो कैप्चर लगा दिया, ठीक है। वैसे पीडीएफ में हम इसको दे रहे हैं। ये पीडीएफ आपके ऑफिशियल ग्रुप में आ जाएगा। और जो यहाँ पे लिंक हमने भेजा है ग्रुप में, ठीक है, जो आपके चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है, वो गूगल फॉर्म सभी लोग फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको फीडबैक के रिगार्डिंग फॉर्म है कि आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, या फिर आपको तो अच्छा लगा वर्कशॉप को, खराब लगा, जैसा भी लगा आप वहाँ पे फीडबैक देंगे, ठीक है। दूसरा ये है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें और बता देते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और पाइथन का यूज करके 2-4 लाइन का यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने क्यूआर कोड आजकल देखा होगा, क्यूआर कोड देखा होगा, ठीक है। तो क्यूआर कोड में क्या होता है कि आजकल हर चीज के लिए क्यूआर कोड आता है, ठीक है। क्यूआर कोड में क्या होता है, हर चीज के लिए क्यूआर कोड आता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसके लिए भी क्यूआर कोड है। अगर कोई आपसे कुछ आपसे अगर आपको बोला किसी ने कि मेरी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करिए, आप तुरंत हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हर चीज का क्यूआर कोड मिलता है। क्यूआर कोड में बहुत सारे मैसेज भी होते हैं, आप कुछ क्यूआर कोड स्टोर करिए, आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्यूआर कोड जनरेट करना सिखा देंगे, ये आपके हमेशा काम है, ठीक है। आपको कुछ करना है, अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए, मान लिया फ्यूचर में आपने टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल से रिलेटेड करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, ऐप बनाएंगे ही। तो ऐप या वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको कोई क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो 1 लाइन 2 लाइन का कोड आपको बता दे रहे हैं आप, ताकि क्यूआर कोड जनरेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है क्यूआर कोड, क्यूआर कोड नाम से, प्री डिफाइंड नाम से लाइब्रेरी है क्यूआर कोड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम भी इतने सिंपल रखे गए हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं। सिंपल आप लिखिए इंपोर्ट क्यूआर कोड, इंपोर्ट क्यूआर कोड लिखा। अब यहाँ पे आईएमजी नाम का वेरिएबल है जिसमें क्यूआर कोड आएगा, तो आप स्टोर करेंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे क्यूआर कोड। इसके बाद नेक्स्ट है क्यूआर कोड डॉट मेक। कितना आसान कोड लिखा है, क्यूआर कोड डॉट मेक, मतलब क्यूआर कोड को बनाइए, क्यूआर कोड डॉट मेक लिखा। इसके बाद आपको किसका क्यूआर कोड बनाना है, जैसे गूगल का बनाना है तो यहाँ पे गूगल लिख दिया। जैसे हम क्यूआर कोड लगा बनाना चाहते हैं, दिस इज पाइथन वर्कशॉप, हमने लिख दिया दिस इज पाइथन वर्कशॉप, ठीक है। अब जब एक क्यूआर कोड जनरेट होके आएगा, इसमें लिखा होगा दिस इज पाइथन वर्कशॉप, ठीक है। अगर कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसको एक मैसेज मिलेगा दिस इज पाइथन वर्कशॉप, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन का लिंक दे सकते हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन का लिंक दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें वो लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन क्या कहती है कि जो आपने बनाया है, मतलब जो आपने क्यूआर कोड आईएमजी नाम के वेरिएबल में बनाया है, वो लिखेंगे आईएमजी डॉट सेव, क्योंकि अब सेव भी तो करना होगा। क्यूआर कोड एक आपको फाइल मिलेगा, जेपीजी या पीएनजी फाइल मिलेगा, जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आएगा। इसके बाद आपको सेव करने के बाद यहाँ पे लिखना है आईएमजी डॉट सेव। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है डबल कोड के अंदर क्यूआर कोड का नाम, क्योंकि जो इमेज की फाइल बन के आएगी वो किसी नाम से तो सेव होगी, हर फाइल का कोई ना कोई नाम होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माई क्यू आर डॉट जेपीजी, पीएनजी भी लिख सकते हैं अगर पीएनजी एक्सटेंशन में चाहिए तो। माई क्यू आर की जगह पे हमने लिख दिया वर्कशॉप डॉट जेपीजी के नाम से सेव होगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, प्रोग्राम को रन करने का सेम तरीका है, रन किया तो यहाँ पे देखिए अभी कोई आउटपुट नहीं आया, कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन एरर भी तो नहीं आया कोई, ये भी तो देखिए एरर नहीं आया कोई। तो जब एरर नहीं आया कोई तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया है। अब आपको एक काम करना है कि ये फाइल, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, ये फाइल कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में सेव होगी। तो जहाँ पे भी सेव हो, डेस्कटॉप पे सेव हो, जैसे हमारे सिस्टम में डेस्कटॉप पे सेव है, आपके में मान लिया डी या ई में कहीं सेव है, तो उस फोल्डर को ओपन करना है, वहीं पे देखना है एक क्यूआर कोड नाम का वर्कशॉप, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव है ये फाइल, यहीं पे एक इमेज आ गई वर्कशॉप नाम से। अब आप लोग अगर फोन लेके बैठे हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देखिए। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देखेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा, जो मैसेज हमने वहां पे लिखा था दिस इज पाइथन वर्कशॉप, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।